देखिए, लिव इन रिलेशनशिप है कि मैरिज के बिना दो पुरुष और स्त्री साथ में रहते हैं, पति पत्नी की तरह ही संबंध रखते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल सैंक्शन नहीं है। और राजस्थान हाई कोर्ट ने तो यह भी आदेश कर दिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करें। डाइवोर्स महिलाओं के लिए थोड़ा आसान है, पुरुषों के लिए थोड़ा टफ है। अतुल सुभाष वाला जो केस जो था, जिसमें उकसाने का बात होता है कि कैसे मतलब उकसाया जाता है आत्महत्या के। पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं हम नहीं किसी के यहाँ जाते हैं, हम अपने घर में बैठते हैं, हम किसी के पास नहीं बोलते हैं, तो वैसे लोगों को ही ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। पुलिस का ड्रेस पहन करके फोन करता है। बताइए, आज तक सुने पुलिस ने किसी को वर्चुअली फोन करके कहा है कि आप आइए, यू आर अंडर अरेस्ट। तो वो जो ठग लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो अब डिजिटल अरेस्ट बोले, दिस इज ए वर्ड कॉइन्ड बाय साइबर क्रिमिनल। धारा 509 ये क्या है? पीसी धारा 509 ये है क्या? लेकिन आपने किसी को घूर करके देखा, जिला टॉप लागे, वो अपने आप में 509 का मामला है। किसी ने कहा कि आपको मजा नहीं आ रहा है इस कार्यक्रम में, हमने कहा कि नहीं, उतना नहीं आ रहा है। बोला जिला टॉप बजवा दें तब आपको मजा आएगा। अगर कोई महिला किसी पुरुष को इसे देख रही हो तो उस पर कोई केस नहीं, लेकिन वो नहीं है कि बुरा न मानो होली है, नहीं, बुरा मानेगा तो होली हो जाएगी आपकी। जमाना पहले वाला नहीं है कि ट्रेन में जा रहे हैं और कहा दिए जिला टॉप लागे। हमारे युवा साथी थे, उनका हमने पॉडकास्ट किया था, तो भोजपुरी को 8वें अनुसूची में लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उनका भी चिंतन था ये चीज कि भोजपुरी को इतना अश्लील क्यों बनाया जाए। किसी शायर ने लिखा था कि जद्दोजहद के आगे कोई रास्ता न था, जिंदगी मगर गिला था तो गिला स्वयं किसी और से न था। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दर्शकों, इन्हीं पंक्तियों के हवाले से हम परिचय कराने जा रहे हैं आपको। आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री देव प्रकाश सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। सर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, काफ़ी मशहूर हैं, बहुत सारे केसों को इन्होंने सुलझाया है। अभी हाल ही में इन्होंने एक लॉ फर्म का भी निर्माण किया है जो मार्स लॉ फर्म के नाम से जाना जाता है। सर के अनुभव का, सर के ज्ञान का अभी हम लोग लाभ उठाएंगे। हमारे बहुत सारे सवाल दर्शकों के भी हैं, हमारे भी हैं, जो आजकल के समय में जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं या सामाजिक लोग हैं, ये जो हमारे जो भी जनता है, आम जनता है, उनके लिए जो कानूनी पहलू के जो सवाल होंगे वो हम सर से जानना चाहेंगे। सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। अब हम आते हैं प्रश्न पे सर, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आजकल जो बहुत ही आए दिन सुनने में आता है लिव इन रिलेशनशिप, ये वर्ड जो है लिव इन रिलेशनशिप, ये है क्या? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप है कि मैरिज के बिना दो पुरुष और स्त्री साथ में रहते हैं, पति पत्नी की तरह ही संबंध रखते हैं, बच्चे भी पैदा कितने बार हो जाते हैं। लेकिन मैरिज का जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो सिस्टम बना हुआ है कि मैरिज हो जाएगा तो फिर डाइवोर्स करना पड़ेगा, अगर संबंध नहीं बनता है तो। जी, संबंध चला तो ठीक ठाक है, नहीं चला तो फिर डाइवोर्स में और एलिमोनी में इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम हो जा रहा है। अब देख रहे हैं पूरा एक जन्म खत्म हो जा रहा है लोगों का। अभी भी कहीं न कहीं हमारा जो कानून और न्याय सिस्टम है वो इस समस्या को सुलझाने में अभी भी हम यही कह सकते हैं कि सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा इस केस में। अब लोगों ने, जो नए बच्चे हैं जो ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हैं, अब वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, डिजिटल एज आ गया है। नहीं तो हमारा ये जानना है सर आपसे, मैं आप वहीं पर आ रहा हूँ, तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगल सैंक्शन नहीं है। अच्छा, वही हमारा प्रश्न था। ना तो सामाजिक सैंक्शन है, वो लीगल भी नहीं है और ना सामाजिक भी नहीं है। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप से कोई बच्चे पैदा लेते हैं तो उसको वही सब अधिकार होगा जो अधिकार उन लोगों को है जो उनके मैरिड कपल के बच्चों को होता है, वही सब अधिकार मिलेगा। और अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में था कि जो ब्लड रिलेशन में या पति पत्नी में है, अगर साथ में रहते हैं और कोई हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, हिंसा मतलब केवल फिजिकल हिंसा नहीं होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इमोशनल सब हिंसा होता है, वो करते हैं तो उन पर लागू नहीं होता था। लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हम लिव इन पर भी लागू करेंगे। अच्छा, उनके ऊपर भी ये जी मतलब अगर इस तरह कोई झूठा आरोप लगाना चाहे या कुछ भी तो उससे कैसे? और राजस्थान हाई कोर्ट ने तो यह भी आदेश कर दिया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करिए। अच्छा, तो जब रजिस्ट्रेशन हो ही गया तो मैरिज बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कानूनी जमा पहनाने की कोशिश किया गया है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका अपने समाज की पद्धति नहीं है, सोशल सैंक्शन नहीं है, लीगल सैंक्शन नहीं है, वो समझिए कि कानून से परे एक सिस्टम चल रहा है।
तो ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कानूनी तो राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश किया। अपने बिहार में तो है भी बहुत कम, सब जो बहुत जो बड़ा शहर है और जहाँ बहुत अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ है वहीं पर सब संभव है। लेकिन अब ये कहना बड़ा गलत, हम सब जगह सब कुछ पा रहे हैं ये सब चीज़ को। लेकिन सर आजकल ऐसा देखा जा रहा है, जैसे जो ट्रेंड चल रहा है कि कुछ कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे के सहमति के बिना, फिजिकल होते हुए भी कुछ लड़कियां ऐसे हैं कि बिना सहमति के कुछ ऐसा आरोप लगा देती हैं एक दूसरे के ऊपर, वो जो झूठा आरोप जो लगा देती हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए उसमें चाहे लड़का लगाए लड़की के ऊपर या लड़की लगाए लड़का के ऊपर, कानून क्या हो रहा है कि लोग साथ में रहते हैं और जब संबंध खराब होता है तो फिर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने शादी का वादा करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, और उसमें रेप का कितने बार केस भी करते हैं। कोर्ट ने कई एक बार कह दिया कि जब साथ में रहते हैं, मर्जी से रहते हैं, तो उसको हम रेप नहीं मानेंगे, वो सहमति का ही संबंध है। सहमति के संबंध कोई क्राइम नहीं है अपने यहाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। जो सहमति से किसी से रिलेशनशिप अगर आपका है तो वो कहीं से भी क्राइम और अपराध नहीं माना गया, क्योंकि दो एडल्ट होना चाहिए, इतना ही है, माइनर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में कहा कि जो वादा आप करते हैं, और एक जो चला हुआ था कि मी टू, कि 5 साल 6 साल 10 साल के बाद लगा दिए किसी के साथ आरोप, कहीं काम किए हैं और लगा दिया आरोप कि भाई हम इनके साथ रहते थे, उन्होंने मेरे साथ मीटू बड़ा संबंध, वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कि एक लिमिटेशन डाल दिया टाइम का, इतने समय के बाद आप नहीं इस ढंग का कोई केस कर सकते हैं हमारे साथ। उसका है कि 6 महीने के अंदर ही आप जाके कह सकते हैं कि हमारे साथ उन्होंने गलत संबंध किया। कोई भी अगर आरोप लगाना है तो 6 महीने के अंदर जी, और आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि फोर्सफुल्ली इन्होंने बहका के हमको, आप 2-3 साल साथ में रह लिए, सारा संबंध रख लिए, उसके बाद निकल गए और कह दिए कि नहीं होगा, तो ये कहीं न कहीं संबंध के सीमा को तोड़ना है। लेकिन ये सब घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। जी जी जी, जो बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। एक और है सर कि लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़कियां जो रहते हैं, शादी का भी झूठा वादा करते हैं। हाँ, वो तो मैंने आपसे कहा, झूठा वादा करते हैं। हाँ। ये आरोप लगता है। तो अगर वो शादी नहीं किए सर, अगर शादी का वादा करते हैं और कोई लड़की साथ में जाके रहती है तो नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि शादी वादा पर नहीं होता, शादी करने के बाद साथ रहा जाता है। जो अपने यहाँ हिंदू धर्म का विवाह सिस्टम है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हो जाए, घर से कन्यादान होता है, विदा होती है, या कोर्ट में जाके मैरिज होता है, 2 सिस्टम है अपने यहाँ। अगर शादी हो जाती है तभी आप साथ में रह सकते हैं। शादी के पहले वादा पर साथ रहने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर वादा पर है तो अपने रिस्क में जाकर रहिए, फिर इस ढंग आरोप लगाने का क्या तुक है? अच्छा, वो आरोप भी मतलब कहीं सेंस बनता है, केसेज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत सर्वाइव नहीं कर रहा है केस वो। बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। और एक सर दूसरा एक चीज बताइए कि अगर वो वैसे समय में जैसे लिविंग रिलेशनशिप में है कोई, और लड़के लड़कियां मतलब किसी तरह से फिजिकल संबंध बनता है और बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को किस तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त? वही जो मैरिड कपल के बच्चों का है, सारा अधिकार वो मिलेगा। बच्चे नाजायज कभी नहीं होते, तब उनको सेम अधिकार है, सब जो राइट, वही जो इनहेरिटेंस का राइट, सारा राइट मिलेगा। उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब दायित्व बनेगा। केवल एलिमोनी का भी नहीं हुआ, कुछ दिन तक कोर्ट उसको भी करने जा रही है, क्योंकि सरकार कोर्ट कितने बार कह चुकी कि समाज में क्या हो रहा है उससे हम अलूफ नहीं है, हमें पता लग रहा है कि समाज में क्या क्या चल रहा है, तो आप इस ढंग से रहेंगे तो उसको मैरिज हम मान ही लेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। अब एक चीज़ हम उससे परे हट के थोड़ा बोलते हैं सर, कि अभी जो कपल मान लिया शादी हो जाती है, शादी होने के बाद लड़कियां आजकल वर्किंग हैं, वो काम करना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं। अगर पति अगर अनुमति नहीं दे इसका कि नहीं आपको बाहर नहीं काम करना, तो ये कैसा दावा होगा? अगर कुछ इस पे किस तरह का केस बनेगा अगर पत्नी चाहेगी कि नहीं हम काम करें? देखिए, सहमति से अगर पति ना सहमति न दे और पत्नी उसको स्वीकार कर लेती है तब कोई बात नहीं है, लेकिन पति फोर्सफुली अगर जॉब छोड़वाते हैं तब तो कहीं न कहीं क्रूरविल्टी मानी जाएगी है। अच्छा। और क्रूरविल्टी ग्राउंड पर डाइवोर्स भी पिटीशन फाइल होता है, तो वो गलत होगा। सहमति से पति पत्नी में का सारा संबंध सहमति से ही है। कानून से बंधा हुआ बहुत सारा चीज़ है, प्रॉपर्टी राइट है, लीगल राइट है, ड्यूटीज बंधे हुए हैं। और ड्यूटीज आपको हम बता दें कि सारी ड्यूटीज ज़्यादा बंधा हुआ है पुरुषों का। अच्छा, पुरुषों के ऊपर ज़्यादा? हम लोग समाज में स्त्रियों को ज़्यादा दायित्व दिए जाते हैं कि पति का सेवा करना, पति को खाना खिलाना, पति को देखभाल करना, ये पत्नी का काम है। लेकिन जो मनुस्मृति है अपना, और जो मैरिज हिंदू मैरिज लॉ है, उसमें यही कहा है कि जब आप पुरुष में पैदा लिए हैं तो पत्नी को कमाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है। वो कमाती तो आपके लिए आपको मदद हो जाता है,
लेकिन आपको एक अर्न करना अनिवार्य है। चाहे आप कुछ भी करिए, आपको पत्नी को पालन पोषण, बच्चों को पालन पोषण करना, अगर पुरुष वर्ग में पैदा लिए हैं तो आज तक जो कानून है आपका दायित्व बनता है। तो ये तो दायित्व पुरुष का हो गया सर जी। लेकिन अगर वो लड़की वो काम नहीं कर रहा, क्रूरल्टी का कॉज बनेगा और वो उस पर डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल हो सकता है। हाँ, सर डाइवोर्स पिटीशन की बात आई सर, तो आजकल तलाक के केस तो देखे ही जा रहे हैं बहुत सारे, तो क्या ये तलाक लेना बहुत आसान हो जाता है? बहुत मुश्किल है तलाक, बहुत मुश्किल। इसके बारे में सर कुछ बताइए। तलाक में क्या है कि सेक्शन 13 में तलाक का जो सिस्टम है वो दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। उसमें ये कहता है कि आपको कोई क्रूरल्टी अगर है, इंसेनिटी है, या पति पत्नी में कोई धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, या वो फैमिली गृहस्थ जीवन से केवल लोग ठकुरवाड़ी और महंत जाके बन जाते हैं, या उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम कर दिया जिसमें कि वो जैसे कि अब या नेचुरल सेक्स में कहीं इन्वॉल्व हैं, या कहीं रेप में, कहीं इस ढंग के केस में इन्वॉल्व होकर उनका कन्विक्शन हो गया है, तो ऐसे केस में महिलाओं को अधिकार दिया गया है वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पुरुषों को भी क्रूरल्टी के नाम पर है कि वो भी फाइल कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर आप शादी के बंधन में हैं और किसी पर नारी संबंध रखते हैं पुरुष के बारे में, या महिला किसी पर पुरुष संबंध रखते हैं, तो यह भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। ये सब मैंने ग्राउंड्स बताया। इसके अलावा मेंटल जो कंपेटिबिलिटी है, जिसमें क्या है कि कोई इंसेनिटी का शिकार हो, रिकरेंट इंसेनिटी आता हो, पागलपन हो, दिमाग से काम नहीं करते हों, इस ढंग का कुछ हो, तो वैसे केस में भी लोग जाते हैं और उसके नाम पर एक पिटीशन डालते हैं, डाइवोर्स पिटीशन, जो फैमिली कोर्ट में पड़ता है। अच्छा। महिलाओं को एक अलग कोर्ट बनाया गया है। जी, हर एक जिला में हर एक कोर्ट में बना हुआ है, और फैमिली कोर्ट अब कई एक बन गया, चूँकि संख्या बढ़ती जा रही है इसकी। फैमिली कोर्ट में शुरू में उनको काउंसिलेशन के लिए 6 महीना समय देता है कि, और ये जो पिटीशन जब काउंसिलेशन मींस आपस में समझौता, आपस में बातचीत करके अब जो है आपस का डिफरेंस खत्म कर लीजिए। कोर्ट इमीडिएट नहीं करता है, केवल 1.5 साल 2 साल तक कहता है आप आपस में बात करिए। मीडिएशन का बार बार मौका देता है कि आप बाहर कर लीजिए बातचीत। लेकिन अब उसमें तो ऐसा भी हो रहा था कि कई एक केस में लोग जाते हैं और पति को जाकर के बेल मिल जाता है 498A में, जो अभी चल रहा है क्रिमिनल केस क्रूरल्टी का। तो हमने कई बार देखा कोर्ट के बाहर में बेल मिलता है, पति से मारा पीटी वहीं कोर्ट के बाहर शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक बार तो हमें स्पष्ट अभी तक यही देखने को मिल रहा है कि जो पति पत्नी कोर्ट तक पहुँच गए वो वापस कम ही जाते हैं, उसका परसेंटेज नहीं के बराबर। सरकार कोर्ट चाहती है काउंसिलेशन से मामला संभल जाए, क्योंकि परिवार एक संस्था है, परिवार इंस्टीट्यूशन है, परिवार से ही समाज बनता है, गांव बनता है और देश बनता है। तो परिवार टूटेगा तो सब टूटेगा। तो आप तो अपने ही देखें कि अब समाज में जो व्यवस्था अपने यहाँ थी कि पहले फूफा मामा मौसा चाचा चाची सब परिवार था। अब आपके आज के बच्चों को और पूछ देंगे कि फूफा किसे कहते हैं, मौसा किसे कहते हैं, तो बहुत सारी बात में तो गड़बड़ा जाएंगे, वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि एकाकी परिवार अब हो गया, हॉरिजॉन्टल फैमिली जो है फ्रेगमेंट हो गया। अब वर्टिकल डिवीजन स्टार्ट हो गया। वर्टिकल जो पति पत्नी के संबंध 2 व्यक्ति का था, क्योंकि 2 ही व्यक्ति साथ रह रहे हैं। पहले बहुत लोग थे, लड़ने के लिए बहुत लोग था, अब 2 ही व्यक्ति साथ रह रहे हैं, तो है ना कि जब साथ में रहेंगे तो डिफरेंस बढ़ेगा मामूली। उसमें अगर कंप्रोमाइज नहीं दिखाया गया तो बात पीछे एकदम एकाकी जीवन जीने के सिस्टम में अगर हैं, तो उस हालत में संबंध टूटने का डर रहता है। और संबंध टूटने में वहाँ पर जाते हैं डाइवोर्स में। डाइवोर्स महिलाओं के लिए थोड़ा आसान है, पुरुषों के लिए थोड़ा टफ है। पुरुष अगर फाइल करता है डाइवोर्स के लिए तो थोड़ा दिक्कत है। महिलाओं को तो 13(2) में तो यह भी है केवल उन्हीं के लिए अधिकार है डाइवोर्स का, पुरुषों को नहीं है। और 13B जो कंसेंटेड डाइवोर्स है, कि अगर दोनों पति पत्नी सहमति से डाल देते हैं कि हम लोग दोनों अलग होना चाहते हैं, तो वो 6 महीना में हो जाता है। वो हो जाता है 6 महीने साल। लेकिन एक तरफा जो अगर आवेदन डाला जाता है तो पुरुषों को मुश्किल होता है। कंटेस्टेड, जिसको कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं, उसमें दिक्कत होती है। उसमें महिलाओं को मतलब प्राथमिकता मिलती है। कितना बार तो यह भी होता है कि पुरुष स्त्री में कोई डाइवोर्स पिटीशन डाल दिया, अगला एक पिटीशन होता है सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन का, मैंने हम साथ में रहना चाहते हैं। पत्नी डाल दिया पति पर, हमको घर से निकाले हुए हम साथ में रहना चाहते हैं, तो ये डाल दिया, तो उसका भी पिटीशन चलता है। और जब भी इस ढंग केस होता है तो 3 4 5 केस और हो जाता है, और झगड़ा बढ़ते चला जाता है। और परिवार के लोग भी, उधर के जो पेरेंट्स थे वो भी दुखी होते होंगे, और कई एक जगह वो थोड़ा सा एक्टिव भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब इस ढंग का संबंध जब टूटता है तो प्रयास, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रयास करेंगे समेट देने का। और साथ में आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम यह भी कहना चाहेंगे कि शादियों में हम यह देख रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पद पर आ जाते हैं, कहीं से सरकारी पद पर
या ऐसे पद पर जहाँ उनको बहुत सारा ऑफर्स मिल जाता है, उसमें वो ब्लाइंड होकर जहाँ तहाँ शादी करते हैं, कंपेटिबिलिटी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। और ख्याल जो नहीं रखते हैं तो मन लड़के का जो लाइफ स्टाइल है, हम्बल लाइफ स्टाइल का लड़का, लड़की बहुत हाई प्रोफाइल का आ गई, वो तो मैचिंग नहीं हो पाता है। आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, उसको 50,000 का पेंटिंग खरीद के घर में लगा देगी। तो उस हालत में क्या होता है, गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो माता पिता का भी वहाँ दोष है कि आप यह देखिए कि जो आपका जो रहन सहन है उसी रहन सहन की लड़की भी लाइए, कॉम्पेटेबल होना चाहिए, होना चाहिए उसी ढंग से। बहुत हाई प्रोफाइल सोनी अमीर राजा गरीब वाली हिसाब जो है नहीं होनी चाहिए। वो उस ढंग की बात सोनी और मोनी का था, जो गाना एक था सोनी और मोनी की जोड़ी, सोनी अमीर मोनी गरीब वाली बात, तो वो वाली बात अगर होगी तो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है संबंध। तो संबंध में कंपेटिबिलिटी को देख के शादी करनी चाहिए, अदरवाइज शादी अगर टूटती है तो हम लोग के पास जब भी कोई जंग केस होता है तो हम बहुत स्वयं बहुत दुखी हो जाते हैं। हम जानते हैं कि उसको लंबी लड़ाई लंबी चलेगी अब, और कहाँ जाके खत्म होगा, और आपस में जो आरोप प्रत्यारोप होता है बहुत घृणित होता है। उसमें कुछ हम लोग वकील लोगों का भी दोष है कि कभी कुछ हम लोग इस ढंग का आरोप भी लगाते हैं जो कई एक लड़कियां जो हमने कुछ बात होती है और हम लोग पिटीशन में देखते हैं तो हमने कहा ये बात सच है क्या, तो बोलते नहीं वकील साहब ने लिख दिया था। तो ऐसा भी आता है, यह सब भी आता है, मतलब केस को बनाने के लिए बहुत सारा। यह भी होता है कि पूरे परिवार पर, डिस्टेंट रिलेशनशिप पर, सब पर केस कर दिया। हाँ सर, ये साथ में नहीं इसी में एक प्रश्न है सर मेरा, मैट्रिमोनियल से अभी शादी हमने हमारे संज्ञान में आया, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये जरूर है दर्शकों का भी सवाल है, क्योंकि समाज में ये चीज़ हो रहा है। मैट्रिमोनियल से शादी तय हुआ, मैट्रिमोनियल देख करके शादी तो हो गया, शादी होने के बाद तुरंत आने के बाद जो लड़की जो है उसका नज़र अपने ससुराल वाले के संपत्ति पे, वो झूठा मुकदमा टॉर्चर का, घर में मतलब जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है इस तरह से करके एक झूठा केस डाल देती है। केवल केस पति के ऊपर नहीं रहता है, और गलत तरीके से दहेज का नाम लेकर के, इधर उधर का नाम लेकर के पूरे घर वालों के ऊपर, इवन जो घर में मौजूद नहीं है, खासकर नौकरी वाले लोग हैं, उनके नाम पे भी केस दर्ज कर दिया जाता है। और वो लोग परेशान हैं बेल लेने के लिए, सभी कोई अंडरग्राउंड होना पड़ता है, खासकर बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, माता पिता जो हैं, सास ससुर जो लड़की के हुए, वो काफ़ी परेशान रहते हैं। इसका क्या है सर, इसका क्या समाधान? इसमें देखिए ये तो था बहुत 498 में केस हो रहा था, और काफ़ी पूरे परिवार को सबको बेल लेने में दिक्कत होती थी। पुलिस भी क्या होती है कि पुलिस जो भले लोग हैं, जो समाज में स्थापित लोग, जिनकी प्रतिष्ठा सबसे बड़ी पूंजी है, उनके यहाँ ज़्यादा कबड्डी पुलिस खेलती है, उनको ज़्यादा दौड़ती है पकड़ने के लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा पकड़ेंगे तो या कुछ मिल जाएगा या तबाह होंगे ये। उनके दरवाजे पुलिस चली गई तो उनकी प्रतिष्ठा चली जाती, तो वैसे लोगों को परेशान किया जाता। तो एक अर्नेस्ट कुमार का केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, बिहार का एक केस था। जस्टिस चंद्रमौली जो बिहार के ही था, एक और कोई थे वहाँ बंगाल के, 2 जज थे, उन्होंने फैसला किया था, शायद 2014 या 15 में हुआ जजमेंट ये। उस जजमेंट में यह हुआ था कि 498 के केस में अब कोई पुलिस किसी को जाके हठात अरेस्ट ना करे। अच्छा, वो जा नहीं सकती है। और डिस्टेंट रिलेशनशिप में जो लोग हैं, सास ससुर, वो उनके जो देवर हुए, दामाद देवर, जो भी बेटी और हुई, हैं, बेटी जो यूएसए में रहते हैं, या ऐसे बुजुर्ग लोग जो कहीं दूर में हैं, जो खाट से उतर नहीं पाते, उन पर भी केस कर देता है। तो कहा कि ऐसे लोगों पर जो केस करते हैं तो उन लोगों को बेल इमीडिएटली कोर्ट जो है वो कंसर्न कोर्ट दे दे, जो कि मैरिज कोर्ट अलग होता है, वो तुरंत बेल दे दे। और पुलिस को कहा कि जो हस्बैंड को बेल मिलने में अभी भी दिक्कत है, तो हस्बैंड के केस में कहा है कि आप पुलिस, उसमें 41 एक धारा सीआरपीसी में पहले थी, अभी चेंज कर गई होगी क्योंकि बीएनएसएस आ गया है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग कोई धारा होगी उसमें कहा गया कि जो एक बार आप उनको जाके थाना में बुलाइए, चाप आके बताइए आप पर आरोप लगा, वो थाना में नहीं आते हैं और आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हैं, तभी अरेस्ट करिए। यह बताना पड़ेगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया, अरेस्ट के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, तभी अरेस्ट करिए, और नहीं अरेस्ट किए तो वो भी बताइए। मजिस्ट्रेट को भी कहा गया कि इस चीज़ को आप सर्टिफाई कर लीजिए कि इन चीज़ों को देखा गया कि नहीं देखा गया है। नॉर्मली अब उनको हाईकोर्ट तक उनको भी बेल मिल ही जा रहा है। कहने का मतलब हठात जाके कोई केस किया, तुरंत एफआईआर किया और जाके आप अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। पहले से माइल्ड हुआ है मामला, पहले से माइल्ड हो गया, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी खतरनाक चल रहा है। अच्छा, वो उसके ऊपर है। देखिए विगत 2005 के बाद से जो कानून सब लगातार आते चला गया है, जैसे 5 से और 25 में बहुत अंतर है। समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत बदल चुकी है।
परिस्थिति बदल गई है, दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एजुकेशन के बाद जो होता, पहले एक आदमी दब के रहता था, अब दब के कोई नहीं रहता है। तो वो सिस्टम था, पहले अनपैरेलल रिलेशनशिप चलता था, एक आगे एक पीछे चलता था। अब दोनों एक इक्वल फुटिंग पर है तो दिक्कत तो होने लगी है समाज में, घर परिवार में, सब जगह। लेकिन लोग उसमें भी जीने का तरीका लोग सीखे हुए हैं। जहाँ बच्चों को ठीक से पढ़ाया लिखाया गया, संस्कार दिया गया है, उनको बताया गया कि जब दो लड़े तो कम से एक कंप्रोमाइज करके जी लो, समाज शांत हो जाओ, एक शांत हो जाओ। वैसे ही समाज परिवार चलता है। अगर दोनों महाराणा प्रताप बनने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भाई हम भी लड़ लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत बेलिजरेंट और बहुत लड़ाका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। डैगर्स ड्रॉन जब होता है तो फिर दिक्कत आती है। परिवार में युद्ध करना, लड़ना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। और महिलाएं उसमें मेंटेनेंस का केस करती हैं कि हमें वो बाहर रहें, डोमेस्टिक वायलेंस में है कि आप ही के घर में रहेंगे। नहीं, वो सर संपत्ति का सीधे डिमांड कर दे, डाइवोर्स भी और सीधे संपत्ति का डिमांड भी। संपत्ति का डिमांड तो नहीं करती है, मेंटेनेंस का डिमांड करती है। दोनों में तो क्या संपत्ति के ऊपर कोई संपत्ति राइट वाइफ को नहीं होता है। अच्छा, वो राइट नहीं, अपने पिता के राइट उनको है। पति की संपत्ति पर राइट नहीं है उनका। अच्छा, संपत्ति पर अधिकार उनके बच्चों का है, उनके बच्चों, लेकिन प्रॉपर्टी राइट महिलाओं को नहीं है। महिलाओं को मेंटेनेंस का, ये थोड़ा सा लोग समझ में दिक्कत है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब वो ससुराल पक्ष के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकती है। अब एक डिफरेंस बताओ, जो पति पत्नी दोनों साथ में रह के कमाए, साथ में मकान लिए, गाड़ी लिए, जो भी लिए, फ्लैट लिए, उसमें हिस्सा उनका हो जाता है। भाई हमारे ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ है, तो उसमें दोनों के साथ क्रिएट, दोनों के साथ हुआ है। लेकिन अगर पूरा हस्बैंड का ही है तो उसमें भी कहेगा मेंटेनेंस ही आप ले सकते हैं। मेंटेनेंस ही मांगी सर। तो मेंटेनेंस में उनको होता है कि मेंटेनेंस वाले केस में है कि अभी जो रूल बना है कि नॉर्मली 1/4 ऑफ द इनकम ऑफ द हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड के इनकम का 1/4। मान लीजिए किसी का 1 लाख इनकम है तो 25,000। अच्छा, वो और कोई इनकम नहीं है तो भी मिनिमम फिक्स किया हुआ है। ये क्या है सर मिनिमम राशि? मिनिमम मोटा मोटी 5 से 10 हजार रुपये कर ही देता है। कहीं से भी आप लेके दीजिए मेंटेनेंस के लिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड भी लड़का है तो कह देगा कितना दीजिए, उसको खाने के लिए पैसे नहीं बचता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ससुराल पक्ष के जो लड़की का जो मैके पक्ष है उसके भरण पोषण के लिए भी चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वैसा नहीं है उसमें कि लड़की के लेकिन लड़की एक उसमें है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट में है कि लड़की के ऊपर जो डिपेंडेंट है तो उसका भी आ जाता है मामला। यही हमारा प्रश्न था कि मतलब लड़की के फादर मदर है, एक ही लड़की है, मेंटेनेंस में आता है मामला। वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट में कहता है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी आ जाएगा, अगर वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो। और बच्चे हैं तो बच्चे का तो देना ही, बच्चा का तो लगेगा ही लगेगा जी। वो पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं तो उनको भी देना होगा, बिल्कुल देना होगा। सर, अभी हाल ही में एक केस बहुत चर्चित हुआ था, अतुल पेरेंट्स अगर मान लीजिए कि एजेड के बाद अगर शादी हुई है, एज के बाद, और घर में एक बहू है और बहू विडो है तो उसका भी देना पड़ेगा। वाह, मतलब ये सब मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा। इसलिए लड़ना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं लड़े लोग तो होता है, जब लड़ने लगता है तो दोनों तरफ से परिवार भी लड़ने लगता है। आपकी सलाह ये है कि अगर इस तरह का नौबत आए तो दोनों परिवार मिल बैठ के ज्यादा से ज्यादा समझाने का कोशिश करे, एक समझौता बनाए और फिर से आपस में इसका निर्वाह करे। जो सनातनी धर्म से जो होना चाहिए एक तरीका से फिक्स करके कोर्ट को थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। जो रिलेशनशिप गड़बड़ा चुका है, जैसे दूध एक बार फट गया तो फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता है, वही वाली बात रिलेशनशिप में। एक बार रिलेशन एक सीमा के बाद ब्रेक हो गया और कोर्ट तक पहुंच गया, अब वो संबंध दोबारा जुड़ नहीं सकता है। ऐसा मानना है? ऐसा मानना। वो जो पिक्चर थी वो इजाजत करके रेखा और दिन शाह वाली, वो स्थिति भी कभी कभी हो जाती है कि बहुत दिन तलाक रह गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, फिर एक दूसरे को महसूस किए। उसके लिए एक सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 10, जिसको कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। कोर्ट क्या करती है कि दोनों कह देती है अलग अलग रहो, 1 साल 2 साल कहा अलग रहो। दोनों अलग अलग रहते हैं तो कई बार महसूस करते हैं कि बेमतलब छोटी सी बात एक दूसरे की कमी महसूस हो जाते हैं साथ, तो वही ठीक होता। जुडिशियल सेपरेशन का भी एक सिस्टम बना हुआ है कि आप 2 साल अलग रहिए और 2 साल कंप्लीट अलग रहे, आपस में कोई संबंध नहीं मिला, कभी मिले नहीं, कोई बात नहीं की, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया बीच में, तो उसमें डाइवोर्स का एक ग्राउंड फिर बन जाता है कि भाई 2 साल हम लोग अलग रहे, नहीं मिले आपस में, कोई रिलेशनशिप। लेकिन 2 साल रहने के बाद कितनी बार होता है ऐसा कि महसूस करने लगते हैं कि भाई महिला को महसूस होता है, पुरुष को भी महसूस होता है कि बड़ा गलत काम हो गया, काहे को झगड़ा कर लिए, साथ रहना चाहिए था। तो इसलिए तो सहमति मिल जाती है, फिर कुछ लोग कुछ केस में मिलता है, मिलती है, मतलब फिर भी कोर्ट के थ्रू ही सहमति लेना होगा। हाँ, जब देखिए कोर्ट में कब जाते हैं, जब आपको अपने घर में बात नहीं समझती। अगर घर में बात समझी तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फैमिली कोर्ट है, ये फैमिली कोर्ट में है कि आप अपने घर में ही समेटे ज्यादा अच्छा है।
नहीं सर, तो बेल के लिए लोग हाई कोर्ट क्यों जाते हैं? फैमिली कोर्ट को बेल देने का बेल पावर तो नहीं? क्राइम हो गया। बेल अच्छा। जब क्राइम में 498 एक क्रिमिनल एक्ट है। अच्छा। जब क्रिमिनल एक्ट में आप आ गए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो क्रिमिनल और सिविल दोनों है। तो अगर उसमें अगर आप आ गए हैं तो क्रिमिनल एक्ट लग गया तो बेल लेना ही पड़ेगा, तो जेल भेज दिया जाएगा। ये भी करेंगे अगर आपको मेंटेनेंस फिक्स हो गया और आप नहीं दे रहे हैं मेंटेनेंस, तो आपका घर मकान भी सीज हो सकता है। अब मेंटेनेंस नहीं देर सीज हो गया है फिक्स, आपने 2 महीना दिया, 2 महीना रुक गए, नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आपका बेल टूट जाएगा और फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छी बात बताई सर आपने। अभी हम वो जो एक सवाल जो हमने पूछा था आपसे, जो काफी चर्चित था, अतुल सुभाष वाला जो केस जो था, जिसमें उकसाने का बात होता है कि कैसे मतलब उकसाया जाता है आत्महत्या के लिए, दोनों पक्ष के लिए, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, हम दोनों के लिए। ये क्या मामला, इसमें किस तरह का? अतुल सुभाष जो मेन मामला था कि वो लड़का जो था वो सर बिहार का समस्तीपुर रहने वाला था, वो बंगलोर में रह रहा था और कहीं जौनपुर में यूपी में केस चल रहा था, और उसको बार बार जो है फैमिली कोर्ट के जो जज हैं वो बार बार बुला रहे थे और बोला कि 120 बार हम गए हैं। तो ये समझ में नहीं बात आ रही थी कि उनके किसी वकील ने एग्जाम्पशन और पर्सनल अपीयरेंस क्यों नहीं लिया, और अगर वो मजिस्ट्रेट नहीं दे रही थी या जज वो नहीं दे रही थी, हाईकोर्ट जाके ले लेता। और उसमें यह भी सिस्टम है कि ठीक अगर अपीयरेंस बहुत मैंडेटरी है कि होना ही है तो उस केस में ऑनलाइन करवा दीजिए, वर्चुअल अपीयरेंस करवा दीजिए। ये सब संभावनाएं उसमें थी, और उनको कभी किसी अच्छे वकील से समझना चाहिए था इंस्टीट्यूट के, अपना ही गूगल ले करके, और किसी ने गाइड नहीं किया। लड़के बच्चे क्या कर, बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है गूगल से करने थे। गूगल अच्छा चीज है, गूगल में जानकारी है, लेकिन कौन जानकारी लें और कौन सा नहीं लें, इसको तो के लिए थोड़ा सा तब विवेक होना चाहिए। और डाइवोर्स में इस ढंग के झगड़े में या कोई भी जीवन में कोई अवसाद की स्थिति आती है, सुसाइड की कोई स्थिति नहीं बनती है, वो तो कहीं न कहीं कमजोरी दिखाना हुआ इस चीज़ को। सुसाइडल की स्थिति नहीं बन, उनको और भी बहुत रास्ता था इसके पहले, ऐसा नहीं कि वही एकमात्र रास्ता बचा हुआ था। कोई मजिस्ट्रेट, कोई फैमिली कोर्ट, कोई जज अगर किन्हीं का मान लीजिए इम्बैलेंस है और नहीं वो ठीक से कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो रहे हैं कहीं अपने ड्यूटी में, तो उसके अगेंस्ट में तो कोर्ट एक ऐसा सिस्टम, कोर्ट ऑलवेज रिफॉर्मेटिव होता है। कोर्ट में हर एक डिसीजन को रिफाइन किया जाता है हर एक स्टेज पर। तो आपको वहाँ दिक्कत, आप हायर कोर्ट में चले गए होते, हाई कोर्ट गए होते, हमको हम मांग रहे हैं एग्जाम्पशन ऑफ अपीयरेंस, हमको नहीं मिल रहा है, मिल जाता आपको वहाँ से। अभी तो सुप्रीम कोर्ट बार बार दे रही है, हाई कोर्ट दे रही है अपीयरेंस में, अपीयरेंस बार बार जो कहीं जॉब में बार बार मत बुलाइए उनको, है तो वर्चुअल करा दीजिए अपीयरेंस में। मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं गाइडेंस के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह का नौबत आ जाता है। और इस तरह का जो हुआ सर, तो उसमें क्या बर पक्ष के लोग, जो लड़का के पक्ष के लोग, क्या लड़की के परिवार के ऊपर उकसाने वाला केस डाल सकते हैं? ये स्टैंड करेगा? उकसाना केस तो एक बनता है छोटा मोटा, उसमें बहुत बड़ा दफा नहीं लगता है। और जो आत्महत्या वाला 306 का केस होता है आईपीसी का, अब नाम बदल गया होगा आपको, इसमें क्या नाम है, बीएनएस में, तो 306 का जो केस होता है वो प्रूव होना बहुत मुश्किल होता है कि आपको तुरंत क्या उससे आया, जब उससे कोई टेलीफोनिक बातचीत हुआ या क्या हुआ, किस कारण से आप ऐसा हो गया। उन्होंने कोई दूसरी बात कही थी, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में बोले कि एनसीआरबी का डाटा आया है, इतने पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो शायद उनकी जो काउंटर पार्ट वाइफ थी उन्होंने कहा तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो। और जब ऐसा उसने कहा तो जो जज साहिबा थी या उन्होंने कहा है वो मुस्कुरा दी। अच्छा। तो वो उनका मुस्कुराना, चूंकि उनके पास तो न्याय के लिए फरियाद लेके गया हुआ था, उनका मुस्कुराना उनके लिए स्पार्क का काम कर गया। अच्छा, ये जैसा कि कहा गया, एक्चुअल बात क्या है वो तो अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, जांच चल रही है बातों की, लेकिन वो कहा कि वो जो मुस्कुराई थी उनको बुरा लग गया कि भाई यही जब मुस्कुरा रही हैं वो तो पिंच कर गया होगा, पिंच कर गया था। ये बात वो इमोशनल मतलब स्टेप रहा होगा, इमोशनल, लेकिन इतना इमोशनल की लाइफ में होना नहीं, इमोशन का कोई स्थान लाइफ में इतना बड़ा नहीं होता है। जी, बहुत अच्छी बात सर ने जो बताया कि भाई जो कुछ भी है, इस तरह का जो भी नौबत है, बहुत सारे गाइडेंस का आपको ज़रूरत है और वो उपलब्ध है। आप एक सही वकील से संपर्क करें, सही लोगों के साथ संपर्क करें और इस तरह का गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं, न कि आप इस तरह का अनुचित कदम या कमजोरी वाला कदम, आत्महत्या का जो कदम है उस तरह का कदम नहीं उठाएं। ये सर का कहना है। हाँ, समस्या कोई परमानेंट नहीं होती, समस्या में केवल अवस्थिर से धीरे से बैठ जाइएगा तो शांति से अपने आप तूफान निकल जाता है। फिर आपको लगता है कि इतने बड़ी समस्या इससे इतना आसानी से कैसे निकल गई। तो ऐसा होता है समाज, ऐसा कि नहीं होता, सो बात नहीं है। समस्या में हिम्मत तोड़ना और केवल उसी लाइन पर सोचते रहना, रात भर जग करके मोबाइल दे के सोचते रहना, ये गलत है। निगेटिव चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। आजकल के लड़के बच्चे देखते हैं देर रात के मोबाइल देखते हैं और उसी दिमाग में उतना ही बात है, मोबाइल को पूरे ब्रह्मांड मान के बैठ गए हैं। तो उसी को अपना दुनिया समझ लेते हैं। देखते हैं मोबाइल और टैब से हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर घूम रहे हैं उसी के अंदर, तो थोड़ा नदी, आसमान, आकाश सब देख लीजिए।
सर आपने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया, और ये आजकल के युवा, खासकर जो युवा युवती हैं, खासकर लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं या मैट्रिमोनियल के थ्रू जो भी पेरेंट्स अपना शादी ब्याह जो तय करते हैं, उनके लिए जो आपने मानक बताया कि किस तरह का आपको लाइफ स्टाइल होना चाहिए, किस तरह की पद्धति अपनानी चाहिए, या एक जब फ्रिक्शन हो तो किस तरह से गाइडेंस लेना चाहिए। सर धन्यवाद, बहुत सारी बातें। आपको बताऊं कि अभी कम्युनिटी लाइफ डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। पहले जो होता था हर एक जगह भोज भात, मिलना जुलना, मकर संक्रांति में 10 आदमी आते थे, खाते पीते थे, जाते थे, चाय भी 10 आदमी साथ बैठ के पीते थे। ये समाज में धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और इसको जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं हम नहीं किसी के यहाँ जाते हैं, हम अपने घर में बैठते हैं, हम किसी के पास नहीं बोलते हैं, तो इससे लोगों को ही ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो जो सामाजिक ताना बाना से अलग हैं उनको ज्यादा परेशानी है। इसलिए जो अकेलापन में जीते हैं, जो सॉलिट्यूड में जीते हैं, और जो एकदम अपने को समाज से कटे हुए हैं, कहीं कहीं बैठेंगे तो हमारी इज्जत न गिर जाए, कहीं बोलेंगे तो हमारी प्रतिष्ठान चली जाए, वैसे लोगों को डिप्रेशन होने का संभावना, बाइपोलर डिजॉर्डर कहते हैं, हर एक आदमी के शरीर में बाइपोल होता है, तो बाइपोलर डिजॉर्डर उनके अंदर क्रिएट हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और तभी उनके साथ ही घटना घटती है। सामाजिक जीवन, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे अब होली आ रहा है तो मिलन जुलन करिए, हम नहीं कहते हैं उच्छृंखल होली खेलिए, लेकिन मिलन जुलन हंसी मजाक होना चाहिए। समाज में एक दूसरे से आपका मिलना जुलना या सामाजिक जो भी पद्धति है या जो भी परंपरा है उसके साथ जुड़े रहना, एकदम, ये आपका कहना है। तो इस सब चीजों से बचाया जा सकता है, समाज को बचाया जा सकता है, कम्युनिटी लाइफ होना चाहिए, कम्युनिटी लाइफ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं सर, जो आजकल बहुत ही मतलब चर्चित है, और आजकल खासकर आप मोबाइल पे भी देखते होंगे सर, हमेशा एक संवाद आते रहता है, डिजिटल अरेस्ट। देखिए, डिजिटल अरेस्ट नाम के कानून में कोई चीज है ही नहीं। किसी का वर्चुअल कोई आदमी अपीयर होकर अरेस्ट कर ले, जैसा कि हम सुनते हैं, और सुनते क्या है, एक डॉक्टर सुनते हैं गया वाले 3 करोड़ दे दिए, कहाँ पटना में कोई डॉक्टर कितना लाख ले लिया, डेली इस घटनाएं आती है, यही बात हो रही है जो मैंने आपको कहा। मूल कॉज यही है कि सब सेक्युलर लाइफ लीड करते हैं। अगर कोई बात ऐसी होती है आपके साथ, तो समाज में, परिवार में, जो भी आपसे मित्र हैं, मित्रवत हैं, परिचित, उनसे चर्चा अगर आप करिएगा, समाधान आपको हो जाएगा। आप चर्चा नहीं करते हैं, सोचते हैं अपनी बात हम बोल देंगे तो मेरी कमजोरी झलक करके आ जाएगी, और उसी कारण आप कभी कभी होता है कि घर में आदमी रहे कोई, और बेटा बहू से एक पिक्चर भी दिखाया था राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल का, बेटा बहू से वो पिट रहे हैं और तकलीफ में है लेकिन बाहर नहीं बोलते हैं। ठीक वैसी घटना ही डिजिटल अरेस्ट भी है। वो अपने आप, जो मैंने भी कहा ना, सेक्युलर लाइफ, जो अपने आप को एकलापन का जीवन, वही है डिजिटल अरेस्ट। अब उनको क्या करता है, कोई आदमी एक फोन कर दिया, कई बार हम सुने हैं कि पुलिस का ड्रेस पहन करके फोन करता है। बताइए, आज तक सुने कि पुलिस ने किसी को वर्चुअली फोन करके कहा है कि आप आइए, यू आर अंडर अरेस्ट। बल्कि इस केस में जो नया वाला जो एक्ट BNSS बना था, उसमें था कि सम्मन नोटिस डिजिटल भी जा सकता है, ईमेल से भी जा सकता है। इस सब केस को देख करके कोर्ट ने हटा दिया उसको, बोला नहीं, सम्मन जब जाएगा तो लिखित रूप से ही जाएगा, राइटिंग ही जाएगा, और कोई थाना से लेके जाएगा सम्मन। वो तरीका नहीं होगा, कैसे नहीं जाएगा। थाना से भी कोई आदमी इस ढंग से अगर आ जाए तो हम आपके, उनका भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, उनको भी पूछ लीजिए कि आपका अपना कार्ड दिखाइए, कहाँ के हैं, फिर उस थाना में फोन करिए कि भाई आपके थाना से कोई आदमी आया है। कभी कभी यह भी होता है कोई आदमी गलत बोल देगा, हम फलाना थाना से बोल रहे हैं, फलाना जगह से बोल रहे हैं। हम लोगों के पास बराबर कहीं बैठे हमारे मित्र लोग बोलते हैं कि देखिए एक चिट्ठी ऐसा आ गया है, कौन एंटी क्राइम से आ गया, तो कहाँ से ये सा आ गया, वो सब लेटर फेक रह रहा है। कुछ भी बोल के आपको कह देगा फलाना कोरियर से बोल रहे हैं, और उस कोरियर में बोल करके कहेगा कि आपके नाम से आधार कार्ड सीडेड था और उसमें कोई ड्रग मिल गया और आप कितने फंस जाएंगे, आप एक एडमिट कर लीजिए तो आपको इतना पैसा लगेगा, अभी आप छूट जाएंगे। आदमी को लगता है कहाँ, सब आदमी को अरेस्ट से और इससे सामाजिक मानहानि डर लगता है, तो आदमी कुछ करे। ऐसे हालत में हम ये जरूर कहेंगे, किसी विश्वसनीय एडवोकेट से आप लोग बात कर लीजिए, जो इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं उनसे बात करिए। क्रॉस वेरीफाई तो स्वयं भी कर सकते हैं कि जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से जाके पूछिए। और आजकल तो सरकार ने 1930 एक नंबर दे दिया है, वहाँ जाकर के, अभी हमारा एक परिचित आदमी बता रहा था, वो पंचायत समिति का सदस्य है, और उसको रात में 10 बजे फोन आया, 10 बजे फोन आया कि आप नल जल योजना कैसा चल रहा है, तो कि बिहार सरकार की योजना है नल जल योजना, कैसा चल रहा है नल जल योजना आपके यहाँ। तो कहा कि नल जल योजना ठीक चला। बोला जो आपको फंड मिला बिहार सरकार से सब खर्च हो गया क्या? हम इसलिए हम चाह रहे हैं, इतने बजे 9 बजे एक मीटिंग रात में कर रहे हैं, और आप लोग वर्चुअली जुड़ जाइएगा इस नंबर पर, और जिन लोगों को काम हो गया है तो हम उनके अकाउंट में ही पैसा भेज देंगे।
उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे, अपना आप काम करा के फिर हम लोग को दे दीजिए। काफी सटीक तरीके से। एकदम समझ में नहीं आया कि 9 बजे रात में सरकार का कौन नुमाइंदा आपसे मीटिंग करेगा और टेलीफोन से बात करके कौन फंड भेज रहा, कैसे फंड भेजने का तरीका है उनका, उस सिस्टम से फंड जाता है। तो वो आदमी फोन किया और फोन से बात करके कहा कि ठीक है, अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म इतना 5-10 रुपया 25 रुपया बोला फॉर्म है, अप्लाई कर दी, उसमें अपना नंबर आदि सब शेयर किया। उनके अकाउंट में 60,000 रुपीज था, उसको रेमिट कर दिया उन्होंने, वहीं से विड्रॉ कर लिया। जब निकाला तब उन्होंने हमको फोन किया रात में कि भाई ऐसा सब बात है, 10 बजे रात में। तो कितने बजे मीटिंग बुलाई? 1 घंटा पहले मीटिंग। वो पागल आदमी है अब महाराज, तो कौन आपको फंड दे रहा था? हमने कहा 1930 पर कॉल करिए। तो कॉल जैसे किया, अकाउंट नंबर बताया तो बोला ठीक है, अभी बीच ट्रांजिट में पैसा रोक दिए हैं हम। फिर सुबह हम जाके बैंक में एप्लीकेशन दे दिया, बोला कि एक महीने बैंक में आप भी रहे हुए हैं, इतना दिन के बाद आपको वापस मिल गया पैसा वो। लेकिन वो तुरंत जगह तो वापस मिल गया। लेकिन अब बताइए, इस ढंग की बात कि पंचायत समिति सदस्य को ठग ले रहा है कि आपको फंड मिलेगा और ये मिलेगा रात में फोन करके। ऐसी बहुत से, कल आज भी कोई पेपर में आया कि गूगल मैप को कहा रहा था मैपिंग करने में ठग लिया। तो वो जो ठग लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो अब डिजिटल अरेस्ट बोले, दिस इज ए वर्ड क्वाइंड बाय साइबर क्रिमिनल्स, देयर इज नो लीगल वर्ड लाइक दिस। लीगल कहीं भी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये वर्ड कहाँ से आ गया? ये इन लोगों के साइबर क्रिमिनल ने एक वर्ड क्रिएट किया अपने हिसाब से, अपना बनाया, या सोशल मीडिया का हो सकता है क्रिएट किया हुआ। कोई लीगल आधार नहीं है किसी भी कानून में। तो अरेस्ट करने का सिस्टम है, सीआरपीसी में उसके प्रोविजंस रेलिवेंट बने हुए हैं। अरेस्ट में आपको ग्राउंड बताया जाता है, अरेस्ट में वकील से बात करने का आपको सुविधा दी जाती है। अरेस्ट में यह भी है कि जब तक आपको ग्राउंड नहीं बताया जाएगा अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जब तक किसी कानून का आपने वायलेशन नहीं किया है तब तक वो अपराध नहीं है। अपराध का ही डिफिनेशन है। तो ऑफेंस तभी है कि जो देश में स्थापित कोई कानून है, उस कानून को आपने उल्लंघन किया है। तो कौन से कानून को घर बैठे आप उल्लंघन? एक बुजुर्ग आदमी को ठग ले रहा है और वो करोड़ों करोड़ रुपए दे रहे हैं, महिला को पुरुष को इस ढंग से हो रहा, वही सब हुआ। जिसका मुख्य रूट कॉज है कि सामाजिक जीवन से अलग होना, अपनी बातों को कहीं नहीं कहना, और मिल बैठ के जो कहता है कि क्या कहते हैं, बांट खाए मानव बटोर खाए दानव। बहुत अच्छी पंक्ति बोली कि बांट खाए मानव बटोर खाए दानव। हाँ। तो होता कि अब जो मिला सो हम ही खाए, थोड़ा लोगों में मिलिए, बैठिए, चाय पानी पिलाइए, अब रिश्ता संबंध में जाइए, शादी ब्याह में जाइए। अभी कुंभ स्नान हो रहा है, जाके कुंभ स्नान करिए, एक कम्युनिटी लाइफ लीड करिएगा, तो आपका बहुत सारा दुख दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जब धूप में निकलिएगा तो बहुत बीमारी अपने दूर हो जाती है। ये समाधान है भाई, इस तरह के अरेस्ट से बचने के लिए, अरेस्ट से बचने के लिए। और कभी भी ऐसे अरेस्ट में मानसिक रूप से अरेस्ट आप ना हो जाए, और किसी अच्छे एडवोकेट से बात कर लें, समाज में जानकार लोग हैं उनसे बात कर लें, और खुद भी क्रॉस वेरीफाई करें, और जो भी इस ढंग की बात बोलता है सीधे उसको डांट दें फोन करके। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास इस ढंग का कॉल नहीं आता है, हम लोग के हमारे पास भी पिछले साल एक कॉल आया हुआ था। अभी जो वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं खासकर अभी के सरकार ने, अब बहुत से लोग जानते नहीं हैं जो सामाजिक चीज है, बहुत सारा जैसे आयुष्मान का है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो दी जा रही हैं, उसके बारे में सर कुछ आप कानूनी तौर पर देखिए। तो वरिष्ठ नागरिक क्या अधिकार है? वरिष्ठ सबसे ज्यादा जो घर में ही शोषण उनका हो रहा है, सीनियर सिटीजन एक्ट ही बना दिया हमको लगता है सरकार ने, और ये एक्ट बना है 2007 में बना है एक्ट। इसमें एक्ट इसलिए बना था कि बहुत माता पिता को घर से निकाल दे रहा था, लड़के बच्चे निकाल दे रहे थे, या घर में उनको एक फ्लैट किराया लगा हुआ है, नीचे रहते हैं, उसी किराए से उनका भरण पोषण चलता है, पेंशन मिलता है तो कम है, उस पैसे से उनका ठीक ठाक चलता है। तो बेटा बेटी को रहने में भी पटना हाईकोर्ट में जजमेंट आया था, उसमें बेटा बेटी का आप भी रेंट दीजिए, जब रहते हैं तो उतना पैसा आप दीजिए उनको। तो इस ढंग की बातें आती है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को ही निकाल देते हैं। और अब पटना में बहुत सारी कहानी आप जानते होंगे, जिनको कि बाद आउट हाउस में बच्चा रख दिया, घर बेच के चला गया, या घर बेचा तो बेचा 2 करोड़ में, बाप पिताजी को बताया 50 लाख में बेचे, उसमें बताया इतना ही दिया। ये सब भी खूब हो रहा है। तो इनके बचाव के लिए सरकार ने कानून बनाया, निकाला, और उसका नाम रखा द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। पेरेंट्स भी और सीनियर सिटीजन जो घर में और दूसरे हैं उनका भी। उसमें कहा कि उनको अब घर में रहने के लिए, अच्छा इसमें जो मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं और आपको अपना कोई आमदनी नहीं है, रहने का उपाय नहीं है, बेटा बेटी दोनों कमाई में है, दोनों कमा रहा है, कुछ नहीं, आपको उसका कोई धर्म नहीं कर रहा, आपके प्रति कोई कर्तव्य निर्वाह नहीं कर रहा है,
तो इसके लिए बड़ा सिंपल समरी ट्रायल दे दिया गया है, एसडीओ के यहाँ ही केस करना है। अच्छा, जो एसडीओ कोर्ट में ही आप एसडीओ के यहाँ जाकर अपना एप्लीकेशन, कोर्ट में वकील की जरूरत नहीं है आपको। इसमें विदाउट एडवोकेट वाला केस है, खुद जाकर एप्लीकेशन दीजिए, एसडीओ साहब उनको सम्मन करेंगे, बुलाएंगे और उसमें मैक्सिमम 10,000 तक का आदेश कर देंगे, 10,000 पर मंथ दीजिए इनको आप। और बेटा बेटी दोनों पर लागू होता है ये चीज। अच्छा, बेटा और बेटी दोनों के ऊपर लागू। वो आदेश कर देंगे, इतना पेमेंट आप उनको दीजिए प्रति माह, उनका देखभाल करिए, उनको घर में रहने दीजिए, घर नहीं है तो घर का ऊपर इंतजाम कर दीजिए, उनके घर में आप रह रहे हैं तो वहां से आप उनको किराया दीजिए, रहिए। ये सब एक तो मेरे प्रश्न में आ रहा है, ये आपने बेटी का जो बताया, तो शादीशुदा बेटी हो, बेटी तो शादीशुदा होकर चली गई, तो उसको कैसे? देखिए, अब तो 2005 में जो कानून बना, उस कानून में बेटियों को पुत्रों के बराबर का हिस्सा दे दिया गया। सक्सेशन एक्ट जो पहले था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसमें था कि पिता के हिस्से में पुत्री को मिलेगा। लेकिन अब जब से 2005 का एक्ट आ गया, तो उसमें कह दिया गया कि दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग हैं, उनके पुत्री को भी पुत्र के बराबर को पार्टनर बराबर का हिस्सा मिलेगा। जैसे पुत्र को मिलता, हमने दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अब 2004 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2004 को बैक भी कर दिया। मतलब अब बेटी तो छोड़िए, फुआ भी जो हैं उनका भी हिस्सा हो जाएगा। अगर पैतृक प्रॉपर्टी है, अगर या तो स्वतः त्याग कर दें, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने भाइयों में बंटवारा कर लिया है, तो कोर्ट ने कहा कि वी डोंट वांट टू अनसेटल द सेटल कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जो सेटल कर गया प्रॉपर्टी, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया कोई बंटवारा केस चल रहा है, बंटवारा नहीं हुआ है, या ज्वाइंट ही चल रहा है, तब वहां पर आपके फुआ का भी हिस्सा उसके जमीन में आपको हो जा रहा है। तो वो एक्ट बड़ा अच्छा भी बन गया, खराब भी बन गया। थोड़ा पारिवारिक संतुलन थोड़ा जहाँ तहाँ बिगड़ रहा है। गांव में जो खेती एग्रीकल्चर खेती थी, लेकिन था कि बाकी धर्मों में, क्रिश्चियन धर्म में, हिंदू, ये मुस्लिम, इस्लाम में, सब जगह बेटियों को मिला हुआ था। हिंदू धर्म में नहीं मिला हुआ था। जो मिताक्षरा कानून अपने यहाँ था, मिताक्षरा कानून कहा जाता है कि राजा याज्ञवल्क जो थे जनक, उन्हीं के महामंत्री याज्ञवल्क जी ने बनाया था। तो दो कानून है, एक है मिताक्षरा, एक है दया भाग। दया भाग आपके बंगाल में चलता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर। दया भाग में ऐसा है कि उसमें पुत्रों को ही, पिता के रहते कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा। और अपने यहाँ है कि पुत्रों को हिस्सा है, पुत्री को हिस्सा नहीं है। उसी को मिताक्षरा कानून कहा गया। लेकिन अब मिताक्षरा कानून को डंप कर दिया गया और 2005 में कहा कि नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। जो भी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, फोन है, जो भी चीज है, हर चीज में पुत्री का भी बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन जब बराबर का हिस्सा होगा तो लायबिलिटी भी बराबर होगा, बराबर का होगा। अगर पिता पर कोई लोन है, कोई कर्ज है और पिता का डेथ हो गया, तो लोन भी डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे पति के ऊपर कोई कर्ज है तो पत्नी को चुकाना है, ऐसा तो है? या पुत्रों का भी है, और पुत्रों और पुत्रियों दोनों का जी धर्म हो जाता है। इसलिए कोई बुजुर्ग आदमी ये भी धमकाते रहता है लोन ले लेंगे हम। अच्छा, इस तरह की बातें होती है कि लोन ले लेंगे, लोन लेके नहीं चुकाएंगे और तो तुम लोगों को ऊपर सिविल लायबिलिटी पिता का पुत्र के ऊपर, पुत्र की लायबिलिटी पिता पर नहीं जाती है। अच्छा, अगर पुत्र कोई लोन ले लेता है तो केवल पुलिस और बैंक चली जाती है पिता से वसूलने के लिए, वो गलत है। चूंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है कि पिता के संपत्ति को इनहेरिट पुत्र करेगा, लेकिन पुत्र की संपत्ति को पिता सेकंड लाइन ऑफ हेयरशिप में, अगर कोई नीचे नहीं है तो फर्स्ट लाइन ऑफ हेयरशिप होता है, सेकंड लाइन ऑफ हेयरशिप होता है। तो पिता सेकंड लाइन ऑफ हेयरशिप में, तो सेकंड लाइन ऑफ हेयरशिप में है कि कहा कि पुत्र की संपत्ति पर पिता का अधिकार नहीं है। जब उसके संपत्ति पर अधिकार नहीं है तो उसका तो उसके लोन पर अधिकार कैसे होगा, लायबिलिटी कैसे बनेगी, ये बात है उसमें। एक चीज सर हमको थोड़ा जानना था कि अभी जो ट्रेंड्स जो चल रहा है कि समाज में शादी का जो समारोह जो हो रहा है, शादी का समारोह हो रहा है, शादी तो हो जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन, मैरिज जो रजिस्ट्रेशन का है, क्या ये कंपल्सन है कि सभी को रजिस्टर्ड कराना है? कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन इसलिए नहीं है कि हिंदू राइट से अगर शादी हुई है, सप्तपदी हुआ है, 7 फेरा लगा है। आपको शादी में बता दें कि लड़का लड़की में यह भी है जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है कि माता की तरफ से 3 पुश्त और पिता की तरफ से 5 पुश्त, 5 पीढ़ी ऊपर के लड़का लड़की में शादी नहीं प्रतिबंधित है अपने यहाँ।
अच्छा, मतलब अगर पिता का 5 पुश्त पहले, माता का 3 पुश्त, हाँ, उधर के ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, जिसको सपिंडा कहा जाता है। जी। सपिंडा रिलेशनशिप आर बैंड इन हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू में है सप्तपदी, 7 फेरा लगने का सिस्टम है, कन्यादान का सिस्टम है, जिसको हिंदू राइट्स हम लोग हिंदू लिखते राइट्स हैं। है, हाँ जी। तो कन्यादान का सिस्टम है, 7 फेरा का सिस्टम है, ये सब होना मस्ट माना गया है। अपने यहाँ गाना भी है कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक नहीं दुल्हन दूल्हे हाथ, है ना गाना? जी बिल्कुल, ये गाना तो उसी धर्म को कहा गया है। और कोर्ट में ऐसा नहीं, कोर्ट में है कि कोई गवाह रखिए, कोई जरूरी पारिवारिक गवाह हो, एक गवाह रखिए, गवाह से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वो मैरिज उतना ही वैलिड माना जाता है। सेम। हाँ, लेकिन फॉरेन अगर आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ कागज लगाना पड़ता है मैरिज, वो रजिस्ट्रेशन वाला वो नहीं मानता है हिंदू राइट्स वाले को। मतलब विदेश जाने के लिए ये जरूरत है, ये सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सिंपल है, जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है वहीं पर रजिस्ट्रार बैठते हैं, वहाँ जाइएगा, पेपर दीजिएगा, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, 1 महीना का उसमें नोटिस पीरियड पड़ता है, एप्लीकेशन लगाया जाता है। जिसमें भी घटना घटी थी वहाँ उत्तराखंड में, कोई एक इंटर रिलीजियन शादी हो रही थी, तो कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम की शादी हिंदू से हो रही थी, तो उसमें है कि नोटिस लगा दिया। अब नोटिस लगा दिया तो वो नोटिस सबको पता लग गया। अब उन लोगों को जान पर आफत हो गई। वहाँ जो अभी समाज में चल रहा है कि जान पर आफत हो गई, पुलिस देना पड़ा सरकार को वहाँ पर। कि जब वहाँ बीजेपी की सरकार है, मतलब ये सामाजिक तौर से जो उसके जो विरोधी थे वो उन्होंने विरोध किया, इसका विरोध समाज में लोग विरोध कि मैरिज कुछ हद तक तो समाज की भी चीज हो जाती है, परिवार की भी चीज हो जाती है। कभी कभी बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि परिवार समाज सबको भूल करते हैं, फिर रोते भी वही हैं ज्यादा। क्योंकि इस ढंग का सारे सिस्टम को तोड़ के शादी करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है, गैर कानूनी किसी हालत पर नहीं है। जैसे आपने मैंने कहा लिव इन रिलेशन में 2 पुरुष स्त्री अगर साथ में रहते हैं सहमति से, तो कहीं से गैर कानूनी नहीं है। तो उसी तरह से ये भी अगर इंटर रिलीजन भी अगर हुआ जी तो भी नहीं, गैर कानूनी नहीं। उसे स्पेशल अपना हिंदू मैरिज एक्ट से नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, उससे शादी। जी जी सर, एक सवाल है जी, सवाल ये धारा 509 ये क्या है? पीसी धारा 509 ये है क्या? देखिए, एक सेक्सुअल हैरासमेंट का एक्ट है जी, उसमें 354 में भी है, आईपीसी 354 मोलेस्टेशन कहते हैं। मोलेस्टेशन और इस ढंग की जो है, जैसे कि आपने कोई एक्ट ऐसा नहीं किया है जिससे किसी के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बनाते हैं तो रेप का केस बहुत बड़ा केस हो जाता है, या अटेम्प्ट टू रेप भी बनेगा तो भी उतना ही बड़ा, बिना सहमति से। लेकिन आपने किसी को घूर करके देखा, कलर्ड रिमार्क्स कर दिया, कोई ऐसी बात द्विअर्थी बात जिसका मतलब वह भी होता है। और कल तो शायद बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस गया था, उसमें उन्होंने कहा कि एक आदमी रात में किसी महिला से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो वार्ड काउंसलर थी, वो पहले वार्ड काउंसलर रहे हुए थे, और 11:30 रात में उन्होंने कहा कि योर फिजिक इज वेरी गुड, यू आर टू स्मार्ट, कभी डिनर पर आइए ना हमारे साथ, कल रात डिनर पर आइए। इस ढंग की बातें बोली। कोर्ट ने कहा कि यह भी 509 का मामला बनता है। 509 मतलब किसी महिला को अगर आप उसके मोडेस्टी के अगेंस्ट में, डिग्निटी के अगेंस्ट में कोई बात करते हैं, जिसमें कहीं सेक्सुअल कलर हो, तो वो बात उसके अगेंस्ट में जाएगा और आपके ऊपर 509 में 3 साल तक सजा भी हो सकता है। बहुत बड़ा सजा नहीं है, बेलुल हो जा रहा है उस केस में। लेकिन जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जी अभी एक लेफ्टिनेंट जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोशन होना था, मात्र ये करने का प्रमोशन रुक गया उनका। तो इस नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, चूंकि ये ऐसा कुछ सेक्शंस है जो वर्क प्लेस के लिए, घर में है कोई मेड सर्वेंट है, उसको आपने कुछ कह दिया, प्लेटफॉर्म पर किसी महिला के शरीर के बारे में को कमेंट कर दिया, और नॉर्मली लोग करता है, आप देखते होंगे बातचीत में, वो देखने में डिल्डोल बहुत अच्छा है, बड़ा मेंटेन्ड है, या किसी के बॉडी के शेप पर, कलर पर इस ढंग की बात कर देना, या कोई ऐसा मजाक कर देना। आजकल तो भोजपुरी सब गाना ही अपने आप 509 का गाना बन रहा है। तो जो शब्द हम लोग भोजपुरी गाना सुन भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में महिला पुरुष सब है, पति पत्नी है, बेटा बेटी है, पोती है, पोता है, सब है। तो ऐसे शब्दों का तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन जो चल रहा है सिस्टम भोजपुरी गाना में, जैसा ऐसा गाना आ गया है, और सबसे जो सब भ्रांत शादियों में जाते हैं और उस गाना में वो सब बातें आ जाती हैं जो लोग गाते हैं, जिला टॉप लागे, वो अपने आप में 509 का मामला है। वो जिला टॉप लागे लो, ये सब कहने के उसका मतलब स्पष्ट है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको।
अब जिला टॉप को मतलब यह नहीं करेगा आप जिला भर में टॉप किए हैं। अब चूंकि गाना है, साहित्य वालों को थोड़ा आजादी मिलती है, चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और सभी लोग दोनों पक्ष जो है खूब अच्छा से डांस पे बैंड बाजा बजा के डांस करते हैं। अभी दिल्ली एक कार्यक्रम में गए थे तो हम बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि आपको मजा नहीं आ रहा है इस कार्यक्रम में। हमने कहा कि नहीं, उतना नहीं आ रहा है। बोला जिला टॉप बजवा दें तब आपको मजा आएगा। तो बिहार का आइडेंटिटी ही मान लिया गया है उसको। अच्छा, वो एंटरटेनमेंट का एक तो प्रतीक हो कहीं न कहीं इस ढंग की बात करना, अगर किसी को ऑफिस में, घर कार्य स्थल पर, या किसी महिला को इस ढंग की बात, अगर कोई उसके मॉडेस्टी के क्लोज रिलेशनशिप है, कहीं आपका मजाक का संबंध है, कहीं हंसते बोलते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध है, कुछ भी किसी की बॉडी के ऊपर कमेंट किए चले जा रहे हैं, तो ऐसे हालत में, या कभी कुछ ऐसा अनवेलकम तरीके से उसके आप आगे बढ़ गए, अनवेलकम तरीके जो उसको बुरा लगा, ये हम नहीं कहता, आप किस ढंग से बढ़े, उसको लगा कि आप नहीं रोकती तो आप आगे सट जाते हो शरीर में जाकर के। कहीं टच कर रहे हैं, जो बसों में होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, कि आप चले हैं, कहीं बॉडी टच कर रहे हैं, जानबूझ के इस ढंग से चल रहे हैं कि उस शरीर को टच करें। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो, या कोई इशारा कर रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, या कोई मोबाइल पर आप कुछ फोटो भेज दिए, या कुछ आप क्या नाम है, कोई वीडियो देख रहे हैं और ऐसा देख रहे हैं अपने और दिखा रहे हैं किसी और को कि भाई तुम भी देखो, इसमें कुछ इस ढंग का सीन चल रहा है। तो इस ढंग की बहुत सारी बातें हैं कि आइदर बाय एक्शन और बाय इनएक्शन और बाय एनी मुखाकृति, मुद्रा बना के कर रहे हैं, कोई उंगली हाथ से कोई इशारा बना रहे हैं, किसी का फोटो बना रहे हैं, तो ये सारी बातें आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। ये सेक्शन 509 में मामला 354 में भी केस बनता है। और दोनों केस में है कि जो नौकरी पेशा वाले जो लोग, उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है, जो सामाजिक लोग हैं उनको भी अरेस्टिंग इसमें हो सकता है। ये कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल भी हो गया है। इसलिए महिलाओं के लिए इसलिए बनाया गया कि सब समाज में ये कहीं न कहीं उसके जीने का अधिकार को और कार्य करने का अधिकार को बाधित कर रहा था, जो फंडामेंटल राइट है संविधान में, आर्टिकल 19(1) में और आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार दिया गया कि समाज में प्लेटफॉर्म पर हम हैं, कहीं सार्वजनिक स्थान पर हैं और आप हमको बार बार घूर के देखे जा रहे हैं, आपके घूर के देखना हमको बुरा लग रहा है। तो इस हालत में कहता है कि महिला है तो आपको देखने से कुछ नहीं होगा, हम अगर आपको देखें, आप हमको देखें, कोई अंतर नहीं होगा। महिला को आप देखते हैं कि ये सब जो कानून है ना, ये जेंडर बायस्ड है। अगर कोई महिला किसी पुरुष को इसे देख रही हो तो उस पर कोई केस नहीं होगा, उस पर कोई केस नहीं, जी नहीं होगा। इसलिए आपको स्पष्ट कर दें कि महिला अगर कभी कभी होता है कि बिल्कुल जीभ आदि निकाल कुछ इस ढंग से सहारा उसारा करती है, फिल्मों में दिखाता है सब चीज, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। महिलाओं ये कानून महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बना है, ये जेंडर बायस्ड कानून है। जी, जेंडर बायस्ड है, ये आपका कहना है। जी, जेंडर बायस्ड इसलिए है कि महिलाएं कमजोर हैं, इसलिए बनाया गया। ज्यादातर 99% केस में महिलाओं पर ही आक्रमण इस ढंग केस में होता है। लोग देखते हैं गाना में, बजाना में, शादी में, ब्याह में, बारात में, बनाता है सब जगह इस ढंग की बात। और लोग तो खुद ही अगर देखते हैं शादी ब्याह में, सब में इस जगह गाना, डांस करना। और अभी तो शादी ब्याह में ऐसा सा ड्रेस लोग लड़का लड़की को पहना रहा है, जो शादी कर रहा है उसका, जो गेस्ट में लड़का लड़की है उसका भी। तो हम लोग को लगता है कि भाई कैसे को अपना बेटा बेटी का इस ढंग का गाना, समाज को कैसे, आपका क्या कहना है सर, समाज कैसे इस नहीं ड्रेस पर कमेंट करना, तो हम लोग को कहता कुछ भी पहने, अगर वो हाफ स्कर्ट पहन के पहुंच गया है कहीं पर तो उसका, और उस पर कमेंट आप कर दिए तो वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट उसका हो गया। उसका हैरासमेंट, वो अगर हाफ स्कर्ट पहन के पहुंच गई है कहीं पर तो आप पर हैरासमेंट नहीं होगा। इसलिए उसके ड्रेस पर भी कमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जो उसको अच्छा लग रहा है वो अपना पहन रहे हैं या पहनाए जा रहे हैं, मतलब उनको ये एकाधिकार मिला हुआ है, समाज के तौर से ये प्रोटेक्शन है। हमारे यहाँ एक लीगल में एक महिला काम कर रही थी, तो बाहर से आई हुई थी, तो उनका क्या था कि पूरा बाह बगल से उनका यहाँ बंधा हुआ था, बीच में खुला रहता था। यह कहना कि गर्मी बहुत ही तो वहाँ एसी लगा रहता है। तो एक 2-3 बार हमारी आदत नहीं है किसी के ड्रेस पर हम कमेंट करें, हम नहीं बोलते हैं। 2-4 बार देखा तो एक बार हमने कहा कि देखो ड्रेस के बारे में बोलना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं मिलने के लिए, और लोग मिलते हैं उस समय भी आपको हम बुलाते हैं, तो लोग हमको बुरा समझेगा आपको देखकर, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा के लिए ढंग के ड्रेस को अपना पहनिए। बाद में उन्होंने बंद कर दिया। हमने कहा कि हम बहुत गार्डेड वे में बोलना कहा कि माने का आपको अच्छा लगता होगा पहनना, या वहाँ कहीं होगा फैशन में, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आएंगे हमारे ऊपर उंगली उठ जाएगी इस बात से, इसलिए आप उसको ना पहनिए। तो इस ढंग की बातें चलती हैं जो करना होता है कि भाई ड्रेस पहनने से आघात आपको नहीं होना है, उनको अपना देखना नहीं देखना अपना काम है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित हैं, आप असुरक्षित हैं इस केस में। बिल्कुल। तो इस ढंग के केस में अगर महिलाएं कहीं काम कर रही हैं आपके साथ में, तो आप ज्यादा ओवर गार्डेड रहिए अपनी शब्दों में, बोलचाल में। अगर जब तक बहुत रिलेशनशिप खुला हुआ है तो जो बोलना बात कर लीजिए, मैंने बुरा ना मानता है तो चलो कोई बात नहीं।
लेकिन वो नहीं है कि बुरा न मानो होली है, बोला नहीं, बुरा मानेगा तो होली हो जाएगी आपकी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब आपको यू कैन नॉट फिक्स द टर्म कि बुरा ना मानो, बुरा ना मानो आप नहीं कर सकते, बुरा मानना होगा तो मान जाएगी। तो उसको प्रूव करना तो सर बहुत मुश्किल होता है। नहीं, उसको प्रूव में आप ही को प्रूव करना पड़ेगा हम निर्दोष हैं, ये ओनस उल्टा है। ओनस, हाँ, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो एविडेंस एक्ट का कानून है, जिसके अगेंस्ट में कि महिलाओं पर जब भी कोई केस होगा तो ओनस आपके ऊपर है कि हम नहीं थे वहां, तो गए ही नहीं थे वहां पर, हम तो नहीं थे वहां पर, हमने कहा ही नहीं था, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, हम इस काम को कर रहे थे, अरे आप फलाना गाना साहित्य का फलाना कविता पढ़ रहे थे, उनको हम याद कर रहे थे। तो आपको प्रूव करना, कोर्ट देखेगी कि आप सही मान निर्दोष हैं कि दोषी हैं। राइट, मतलब ये बहुत अच्छी बात बताई। ये संयम में आज के वर्ग को, युवा वर्ग को, खासकर जो भी मेल हैं, उनको समझना चाहिए इस चीज को कि लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। और जमाना पहले वाला नहीं है कि ट्रेन में जा रहे हैं और कह दिए जिला टॉप लागे लू, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते, गलत होगा बोलना। अगर बुरा मन गई और मारपीट करने लगी तो आपको के जेल जाना पड़ेगा। अगर कोई एक गाना के रूप में लोग ले रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है तो गाना हो रहा है, अगर किसी को बुरा लग गया ये शब्द या कोई भी शब्द जो उनको आघात पहुंचा दे, उनके मॉडेस्टी को चैलेंज करने के लिए लोगों ने गाना का स्तर नीचे किया है। पहले भोजपुरी में बहुत अच्छे संगीत सब थे, पहले तो भोजपुरी संगीत बहुत अच्छा होता था और एक से एक अच्छे राइटर थे भोजपुरी के लिखने वाले सब। अभी बहुत गिरा है, बहुत साहित्य बहुत रिच है, लेकिन चूंकि उसकी मार्केटेबिलिटी के लिए उसको बहुत डाउन किया गया है। नहीं, भोजपुरी के बारे में तो है बहुत रिच भाषा, बहुत रिच। आपसे पहले भी एक पॉडकास्ट, एक हमारे युवा साथी थे, उनका हमने पॉडकास्ट किया था, तो भोजपुरी को 8वें अनुसूची में लाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उनका भी चिंतन था ये चीज कि भोजपुरी को इतना अश्लील क्यों बनाया जा रहा है गीत गाने के माध्यम से। उससे क्या होता है कि एक मानसिक क्षरण हो रहा है, जिनको माथा अपना नहीं है, या जो नए बच्चे हैं जो उसी पर निर्भर, जिनका ज्ञान का स्रोत वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ज्ञान का स्रोत, उसी पर निर्भर है, उनका तो ज्ञान बर्बाद हो जा रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया में लाइफ मान रहे हैं कि ये शब्द सही है। अब एक शब्द चला है मस्त, मस्त। हम लोग समय मस्त वर्ड नहीं था, आजकल लोग कहता बहुत ही मस्त चाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एक कभी कोई बेटा कह दे रहा है माँ को, माँ तुम आज मस्त लग रही हो। अब बताइए, हम तो सुनते हैं तो बोलते हैं कि बेटा कैसे माँ को कह सकता है, पति पत्नी को कह दे तो चलेगा, बेटा माँ को कैसे बोलेगा, या भाई बहन को कैसे बोलेगा कि तुम मस्त लग रही हो। इस शब्द का मतलब हमारे समय कुछ और होता था। जी। अब मस्त का मतलब चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन अगर वो किसी भी महिला को या कोई भी फीमेल सेक्स को अगर उसके मॉडेस्टी को धक्का पहुंचता है, उसको धक्का, तो वो कंप्लेन कर सकती है और उस समय आपको झेलना पड़ सकता है। इवन घूर के देखने से भी, घूर के देख रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, जी, तो भी लग रहा है कि आप पीछा कर रहे हैं तो हो जाए। बहुत ये सावधानी बनाया गया, संस्कार के लिए बनाया गया। जरूर ये कानून है तो राइट टू प्राइवेसी सबका है, सबको डिग्निटी से रहने का अधिकार है। और अगर नहीं चाह रहे कि आप उसको घूर के देखे तो नहीं देखे। ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे देखा और देखते टुकुर देखते रह गए। बहुत सारी एक महिला ने हमसे कहा जू में, हम जू में टहलने इसलिए नहीं आते हैं कि बुजुर्ग लोग भी वहाँ टहलते हैं तो घूर के देखने लगते हैं, तो अच्छा हमको थोड़ा सा अनिजी मतलब महसूस होता है, इसलिए हम नहीं जाते हैं। तो ये आदतें लोगों में पड़ी हुई है, जैसे देखे तो घूर के देख रहे हैं, भले वो निर्दोष भाव से देख रहे होंगे, लेकिन किसी को बुरा तो लग जाता है, क्यों घूर के हमको देख रहे हैं, या किसी को देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ये फीमेल जो भी हमारे कोई संबंध रिलेशनशिप आपका नहीं है, कोई परिचय नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। आजकल युवा बहुत सारे मिलते हैं साथी भाई, उनको ट्रैफिक पुलिस रास्ते में रोक लेता है किसी न किसी बहाने। इवन वो हेलमेट भी पहने हुए हैं, किसी कारण से रोक लिया, नहीं भी पहने हुए हैं तो रोक लिया, रोक के सीधे चाबी निकाल लेते हैं, और नहीं तो कुछ एक दो बात बोला तो एक आध दो झापड़ जड़ भी देते हैं उनको। ये क्या, इसमें कानून का क्या है? कानून से परे करते हैं जो भी पुलिस वाले इस काम को करते हैं। चाबी निकालने का कोई अधिकार उनके पास नहीं है। हाई कोर्ट ने कितनी बार कई एक केस में कहा है कि आप किसी का चाबी नहीं खींच सकते हैं गाड़ी से। और अब तो कैमरा लगाए हुए, पहले चालान काट दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? अब तो कैमरा से चालान कट रहा है। और गाड़ी कोई किसी को पकड़े और एक्सीडेंट कर गया, गिर गया, एक थप्पड़ लगा दिए, गाली दे दिए, हेलमेट ऐसा खींचे कि उसको दाग पड़ गया, एकदम मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ बिल्कुल इलीगल है। और पुलिस में एएसआई रैंक से नीचे के पदाधिकारी को और कांस्टेबल को अधिकार भी नहीं दिया हुआ है, वही काम कर भी नहीं सकते हैं। कोई बेल्ट लगाना भूल गया, हेलमेट लगाना भूल गया, हेलमेट लगाए हुए तो उसकी पेनाल्टी आप कर दीजिए, या लाइन क्रॉस कर गया। हाँ, लेकिन आप बहुत करीब रोक के पूछ लीजिए, चालान ले लीजिए, इतना ही आप कर सकते। चाबी खींच लेना, चेज करना, कल गिर जाए उसको मारना पीटना एकदम इलीगल है, और इलीगल करने का अधिकार पुलिस को भी नहीं है। मतलब आप उनको, आप कानूनी यही है कि आप
चालान उनको ऊपर दायर कीजिए, उनका नंबर नोट कीजिए। आजकल बहुत सारा ये है। उसके अब तो तहत कैमरा फाइन कर रहा है, है, जो आपका काम तो कैमरा कर दे रहा है, बेल्ट कोई खोले रहा उसको लगा दे रहा है, हेलमेट खोले वहाँ फाइन लग जा रहा है। तो जब कैमरा इस काम को एकदम स्मूथली कर रहा है तो आप काहे के लिए फोर्स लगा रहे हैं? फिजिकली किसी को ट्रैफिक वायलेशंस में फोर्स की जरूरत भी नहीं है कहीं पर। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि कहीं कुछ हो गया, क्रॉस हो गया, तो पीछे पीछे दौड़ के उसको उसमें एक्सीडेंट होने का चांस हो जाएगा। कभी को ऐसा भी होता है कि ऐसे घटना घट जाएगी, देख पुलिस अगल बगल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक में कुछ अगर हो गया कि बेल्ट खुला हुआ रह गया तो चारों तरफ से ऐसे दौड़ते हैं लोग, जो लगे बहुत बड़ी कोई घटना घट गई। बेल्ट लगा हुआ उसकी अपने सुरक्षा के लिए है, नियमावली बनी है, पेनाल्टी का सिस्टम बना, वो कर लीजिए उस चीज को। लेकिन उसके लिए ढंग से दौड़ना और चेंज करना, लाइन आपका लाइन थोड़ा क्रॉस कर गया तो उसके लिए कौन सी पेनाल्टी बहुत बड़ी हो जाती है? जो पेनाल्टी आपने निर्धारित किया वो ले लीजिए, पेनाल्टी ले। फिजिकली आप किसी को मैन हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी। बहुत अच्छी अच्छी बातें सर आपसे सुनने को मिली। सर अब हम आएंगे आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन से कुछ सवाल है सर। आप तो रेलवे में नौकरी कर रहे थे सर। देखिए, रेलवे में नौकरी करते करते ये आपने वकालत का पेशा कैसे चुना? व्यक्तिगत जीवन हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कि उससे बहुत प्रेरणा लिया जाए, अनुकरणीय हो गया। नहीं, हमने तो सुना है सर कि जीवन है कि उसको उस रास्ते से लेके हम भी नहीं चाहेंगे हमारे रास्ते हमारा बाल बच्चा चले, क्योंकि हम तो डगमगाते हुए, कहता है ना कि किसी शायर ने लिखा था कि जद्दोजहद के आगे कोई रास्ता न था, जिंदगी मगर गिला था तो गिला स्वयं किसी और से न था, खुद से गिला था, खुद से ही गिला था, किसी और से गिला फिर भी था। ये तो आपका सोच है सर। हम थोड़ा सा मनमौजी टाइप का जीवन तो जिए हैं कि मन के हिसाब से दिल जो भी करेगा मानेंगे, वो दिल दुनिया में हमारा दिल ही तो है वाला सिस्टम से हम चले हैं। लेकिन उसका भुगते भी हैं उस चीज के लिए। हम एक शिक्षक के, हमारे पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनके पुत्र थे, और हमने एमएससी कर रखा था। लेक्चरशिप हमारे सिंपल रास्ता था, उधर हमको जाना चाहिए था, एक बार हुआ भी था। बाय द टाइम रेलवे हमारी नौकरी हो गई थी, रेलवे ज्वाइन किया, फिर वहाँ हमको मन नहीं लगा और हमने कहा कि अब हम कुछ दूसरा काम करेंगे। तो वहाँ से आ गए तो पिताजी से डिफरेंस हमारा हो गया, पिताजी नाराज हो गए, बहुत दिनों तक हमसे बात नहीं की। चूँकि उस समय जो पारिवारिक परिवेश था और बिहार का जो परिवेश था उस समय, और आज भी कि नौकरी को ही मान लिया गया कि जिंदगी अगर नौकरी है तो जिंदगी है, नौकरी नहीं है तो जिंदगी नहीं। बहुत आया तो यही देखा गया कि नौकरी के आजकल देखते हैं, और हमारे समय प्राइवेट नौकरी तो माना ही नहीं जाता था, नौकरी में तो सरकारी नौकरी। तो ये स्थिति हमारी हम लोगों की थी। लेकिन उस समय हमने वो जो जब जॉब छोड़ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपने वो रेलवे की नौकरी छोड़ दिया थी। तो लेकिन बीच में सर एक तो आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर द पायनियर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर। तो ये इसके बारे में, आपके बारे में सुना है सर हमने, छोड़ के हम आए वहां से। तो कुछ दिन तो हमारे पास कोई कैपिटल नहीं था जी। तो हम इनोवेशन रोड में जाके कोचिंग में जाके फिजिक्स पढ़ाया करते थे जी। फिजिक्स पढ़ाते थे, उससे कुछ जो इनकम होता था उससे मेरा घर चल जाता था आराम से, कोई दिक्कत हमको नहीं थी उससे। पिताजी बीच में एक बार मिले, उन्होंने कहा कि ट्यूशन कमा के जीना कोई रास्ता है क्या, ये कोई लाइफ है, करियर है? और आज देखिए कोचिंग से कितना कितना बड़ा आदमी, कोचिंग से कौन कौन गुरु बन गए आजकल। जी। तो पहले हम करने के चले थे, हम घर पर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किए थे। तो हमें पिताजी ने कहा कि ये कौन सा रास्ता है, ट्यूशन से कोई जीवन जी सकता है? तो करते करते कहा कि कुछ किया जाए। तो संजोग से वो नरसिंह राव का जो गवर्नमेंट है और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तो टेली कम्युनिकेशन को लिबरेट कर दिया गया कि प्राइवेट कंपनी टेली कम्युनिकेशन करेगी। तो उसके दरमियान में उषा फोन और रिलायंस फोन बिहार में आई थी जी। तो आई थी तो हम भी गए थे मिलने के लिए। तो मिलने के लिए गए थे तो हम कुछ और काम से गए थे। तो वहाँ से जो आए थे रिलायंस के हेड, उन्होंने हमसे पूछा कि आउटसोर्सिंग कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने वर्ड कहा था, ये वर्ड हम सुने ही नहीं थे। आउटसोर्सिंग हम सुने ही नहीं थे कि आउटसोर्सिंग होता क्या है जी। उस अगर आप 97 के डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड को मंगावें तो उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आपको नहीं मिलेगा आउटसोर्सिंग वर्ड ही नहीं था। आउटसोर्सिंग कोई कानून नहीं था। इवन कि बैंक में अकाउंट खोलने जाते थे, करंट अकाउंट, बोला ये कौन धंधा है? आउटसोर्सिंग, दूसरा की एम्प्लॉय आप कैसे रखिएगा? वेतन वो देगा, काम वहां करेगा, तो आप कैसे रखिएगा? तो इस ढंग की बात होती थी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग का काम करेगा तो पहले तो था कि कुछ करना है, तो बोले, हमने कहा हाँ करेंगे। जैसे अब किसी को कहा एवरेस्ट पे चढ़िएगा तो हाँ चढ़ जाएंगे, वो वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि हमको एक स्ट्रक्चर बना के लाइए। तो पे स्ट्रक्चर रेलवे में जो सीखे थे वो बना के लाए। कुछ उसमें गलतियां थी, उन्होंने सही किया। हम आज तो स्थिति बहुत जद्दोजहद वाली हो गई है। आज तो
थ्रोट कटिंग कंपटीशन में, और जिस ढंग के लोग उसमें आते चले गए हैं कि अब वो समझिए जनरल ठेकेदार वाला काम, जो प्रोफेशनल सर्विसेज था, एक प्रेस्टिजियस सर्विसेज था, और गिने चुने लोग उसमें थे, वैसे लोग थे। अब तो जनरल लोग उसमें आ गए और लोग समझ लिया कि बस कुछ नहीं, वहां से पैसा लेकर के बांट देना, यही काम आउटसोर्सिंग। जबकि यह काम अभी भी आउटसोर्सिंग नहीं है। जब मामला फंसता है तब पता चलता है। लेकिन है क्या कि विभागों में भी जो ये काम दिया गया है सरकार में या प्राइवेट में, वहाँ के सबसे जो छोटे कर्मचारी कोई काम दे देता है, जो पहले कहीं डिस्पैच में रहा हुआ हो या कहीं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में रहा हो, उनको पता भी नहीं है कोई चीज़, उनको दे दिया गया काम को। हमने कई बार बिहार सरकार के मीटिंग में भी जा कहा, लेबर डिपार्टमेंट लेबर के एक आदमी को रखिए ताकि कुछ तो बात हो, कानूनी बात वहाँ पर हो जाए। तो उस ढंग की बात हुई। तो हमने जो मांगा, हमने कहा कि हमको 10%, जिसको 10% कहते हैं, 10% हमको मैन पावर जो आपके यहाँ आउटसोर्स करें उस पर हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 10% में फिर तो आपको जहाँ तहाँ काम भी देखना पड़ेगा जा करके, तो मूवमेंट कैसे आपका होगा। जी। तो उन्होंने 14% दिया था। हमने मांगा था 10, उन्होंने दिया था 14% और आउटसोर्सिंग। जी। और आज तो क्या स्थिति, हम क्या बतावें आपको। तो उस समय स्थिति थी कि लोग, हमें याद है ITC का एक वर्क हम लोगों को मिला था, तो जाते थे तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती थी ITC का रिसीव करने के लिए, जमालपुर प्लेटफार्म पर गेस्ट हाउस दिया करते थे, उसके एक अच्छे पदाधिकारी रिसीव करने खड़े रहते थे, आपने स्वागत किया, स्वागत करते थे। और आज तो समझिए कि जो स्थिति लोगों ने कर दिया मशरूम ग्रोथ के कारण, की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन यह बात है कि जब हमने आउटसोर्सिंग शुरू की और एक कैलेंडर छपा, उसमें आउटसोर्सिंग वर्ड को लिखा था, तो हमारे पिताजी ने कहा कि ये क्या है, सभी के लिए ये कौन सा काम है भाई, नया शब्द था ये आउटसोर्सिंग। हमने कहा कि आप बैंक में अकाउंट खोलने गए तो बैंक वाले ने कहा कि कौन धंधा है। जब हमने कहा करंट अकाउंट खोलना है तो स्टेट बैंक में कहा कि आपका इंटरव्यू लेंगे हम, आप समय दे दूँ, फलना तारीख को आप आइएगा। और उस समय स्टेट बैंक एम्प्लॉय अच्छा इंटरव्यू लेते थे, आपको बता देते हैं। आज वाली स्थिति बैंकों की नहीं थी। तो हम बहुत सोच के गए कि बिजनेस के बारे में पढ़ गए, इक्विटी क्या है, कैपिटल क्या है, सब पढ़ गए कि भाई बैंक में अकाउंट खोलना है तो क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। तो गए तो उन्होंने बहुत सा 500 रुपये में उसमें अकाउंट, करंट अकाउंट खुलता था। उन्होंने सवाल किया और सवाल में उनकी, अब हम नाम भी नहीं याद है कौन सवाल करने वाले थे, लेकिन उनका समझिए उन्होंने पास कर दिया और अकाउंट, उन्होंने कहा खोल लीजिए अकाउंट। इतना मुश्किल था करंट, आज आप कहते हैं करंट अकाउंट खोल लीजिए, करंट अकाउंट खोलना था। काम चला और काम अच्छा चला और काम करते करते अच्छा काम कर गए उसमें। उसके बाद कुछ परिवार में घटना घटी, हमारे जो जीवन संगनी जिनके कारण हम पटना आए थे, उनका देहांत हो गया था। बहुत दुखद। तो उस समय थोड़ी हमारे जीवन में थोड़ा भूचाल आया था, तो उसको लेकर के हमने कहा कि अब क्या करें, मन नहीं लगता था ऑफिस से जाने के बाद घर में। तो उस समय ऐसा हुआ था कि कभी जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट में, जस्टिस डॉक्टर अंशुमान जी, उन्होंने कहा कि आप लॉ कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने सलाह दिया कि वो उस कॉलेज में पढ़ाते भी थे वो जी। उन्होंने कहा आप लॉ कर लीजिए। तो हमने कहा कि लॉ तो हमारे स्वयं वो लोग करता था जिसको कोई उपाय नहीं मिलता था। जो हम लोग फिजिक्स से किए थे उसमें लॉ वाले को लोग ठीक से देखते भी नहीं थे। तो बोले कि नहीं, अब तो चूंकि आपको बाकी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लॉ कर लीजिएगा तो जानकारी बढ़ेगी, एक आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो उन्होंने ही एडमिशन भी करा दिया था और किताब भी पहला वर्ष उन्होंने ही बढ़ा, तो किताब उताब सब आ गया। कुछ दिन एक आदमी क्लास में भी गए थे वो देखने के लिए, पढ़े, कुछ समझते भी गए, पढ़ाते वही थे जी। समझते गए, पढ़ने में मन लग गया सही मान। जो हमारे पिताजी पॉलिटिकल साइंस से थे, बहुत सारी चीज़ों पहले जानते भी थे और पढ़ने लगे। तो जब तक रात नींद नहीं आती थी पढ़ते रहे और फर्स्ट पार्ट में यूनिवर्सिटी टॉपर हम बन गए। वाह जी, लॉ में। और जब यूनिवर्सिटी टॉपर बने तो उसमें जयपुर में रिजल्ट आया था। पिताजी संजोग से आए हुए थे पटना। जब उनको पता लगा तो वो एयरपोर्ट पहुंच गए हमको रिसीव करने के लिए कि मेरा बेटा टॉप किया है लॉ में। बुढ़ापे में परीक्षा दी, उसमें मेरा उम्र 41 ईयर्स चल रहा था। 41 ईयर्स में आपने लॉ में टॉप किया। और बाद में फिर मैंने दोनों पार्ट के बाद थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन तब भी हमने फर्स्ट डिवीजन से लॉ किया था। तो मन में था लॉ में कुछ करें, तो कुछ जहाँ तहाँ कुछ किताब उताब लिखने, आर्टिकल लिखना शुरू किए थे। फिर कुछ घटना घटी और प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस में आ गए तो करने भी लगे प्रैक्टिस। और बाद में अभी भी जो लॉ हमारा है, लॉ एक पैशन है। बहुत ज़्यादा यह नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, एक दो केस ज़्यादा हम पर डे नहीं कर पाते हैं, लेकिन करते हैं, लेकिन मन से करते हैं। जब भी करते हैं तो पूरा कानून, पूरा जजमेंट सारा देख करके जाते हैं। कभी कोई इतना पढ़ लेते हैं कि बहुत कुछ भूल भी जाते हैं उसमें जाकर। लेकिन आपका पैशन है और लॉ आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ, जो आपने कहा कि तभी आप टॉप भी किए थे और आपको तो हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है। इस
कानून के विषय में ज्ञान देने के लिए। लेकिन हम हैं उसमें नए खिलाड़ी, बहुत पुराने खिलाड़ी हम नहीं, फिर भी सर आपको आपसे बहुत कुछ से आपका पॉडकास्ट लोगों ने देखा है, इसके पे दूसरे चैनलों पे बहुत अच्छा लगा है। एक सर आजकल तो चूंकि आप उसका हमने पॉडकास्ट बहुत सारा देखा है, एक सब्जेक्ट है बीपीएससी, बहुत ही ये हमने देखा है, आप कमेंट्स भी बहुत सारे देखे हैं और बीपीएससी से रिलेटेड केस है। क्या अभी क्या मामला है वो आज किस तरह से? उसमें एक जो बापू सभागार में एग्जाम हुआ था जो कुम्हरार में कहीं पर है, सरकार का सेंटर है वो, तो उसमें एग्जाम में एक हुआ था कि 1 बजे दिन में 1:05 या 1:06 में ट्विटर पर क्वेश्चन कुछ आ गया था और कहा गया कि क्वेश्चन लीक है और उसमें कहा गया कि बहुत जगह पहले से लीक हो गया, किसी ने कुछ और बात कहा, कुछ और बात लोग करे पहले सेंटर पर था, क्या था नहीं था। अभी तो मामला चूंकि सब जुडिस से बहुत कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है। बीपीएससी ने कहा कि नहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है बापू सभागार में और सब सेंटर पर कहीं नहीं हुई है, तो बापू सभागार के एग्जाम को उन्होंने क्वेश्चन कैंसिल करके री एग्जाम भी कर लिया। तो अब उनका कहना है कि नहीं और बहुत सारे सेंटर पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। अच्छा, तो ऐसा प्रतिवेदन आया है, ऐसा प्रतिवेदन लेके एविडेंस के साथ। अब शुरू बीपीएससी जब नहीं सुन पाई है तो चले गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में चल रहा है वो मामला, लड़के आंदोलन भी कर रहे हैं और काफी तेज आंदोलन हुआ है। प्रशांत किशोर भी उसमें आ गए थे, उन्होंने आंदोलन भी कर दिया था। प्रीलिम एग्जाम का था मामला, पूरा राजनीतिक रंग ले लिया था और लड़के भी उसमें थे। अब लड़के अब दिक्कत ये हो गया कि मेन एग्जाम का डेट निकल गया, अप्रैल 25 या 26 अप्रैल से निकला हुआ है। एक तरफ है कि जो प्रीलिम है उसको री एग्जाम करो, तो उसमें 2 बातें हैं कि अगर लीक सार्वजनिक रूप से हो गया और एग्जाम से देखिए 1 बजे 1:30 दिन में अगर निकल गया, तो आजकल तो नियम हो गया है, एसओपी में है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक निकलना नहीं है किसी। हम लोग को याद है 3 घंटा का लॉ का परीक्षा होता था हाल का, तो 2 घंटा ऊपर कभी हम बैठे ही नहीं, 2 घंटा लिख करके हम निकल जाते थे। तो अब लेकिन अब उसमें से कर दिया है कि एग्जाम खत्म होगा तभी आप निकल सकते हैं, ताकि कोई अब मान लीजिए पहले कोई निकल गया, आप लोग समय याद होगा जब एग्जाम दिया करते थे तो जो इसका पहले हो गया निकल जाता था। अब निकल गया वो क्वेश्चन कहीं दे दिया तो उसको लीक तो नहीं माना जाएगा। एग्जाम शुरू होने से पहले अगर लीक है तो लीक माना जाएगा। तो एग्जाम शुरू होने से पहले का कोई लीकेज का अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया है। लड़के हल्ला मचा रहे हैं कि उसका हुआ है, अब कितना हुआ है नहीं हुआ तो आएगा बाद में। दूसरा कि एग्जाम हो गया तो हुआ कि डबल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी का एग्जाम लिया वहाँ इतना % रिजल्ट हो गया, किसी का पहले कम हुआ था, ये सब बातें भी एग्जामिनेशन के चलते। जी कोर्ट को अगर लगेगा ऐसा बात कि नहीं इरेगुलरिटी हुई है और लीकेज भी कहीं न कहीं से है, कोर्ट के संज्ञान में कोर्ट में जो लोग बैठे हुए डिवीजन बेंच में मामला चल रहा है, सिंगल बेंच में भी चल रहा है, अगर महसूस हुआ कि नहीं गड़बड़ी हुआ, जो कोर्ट बहुत ही ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट तभी गया लेकिन वापस भेज दे रहा है पटना हाई कोर्ट को, डायरेक्ट तो देखेंगे नहीं इस चीज को। तो उसमें ये मामला चल रहा है कि उसमें देखा जाए कि अगर सही माने में लिखे तो एग्जाम को कैंसिल होगा और री एग्जाम होगा। लेकिन अगर कहीं छोटा सा कहीं पिसमिल कहीं हुआ है, वैसा एविडेंस अगर नहीं मिला अगर है, तो चूंकि एग्जाम की आगे बढ़ चुकी है, मेन का रिजल्ट निकल गया और वो भी रिजल्ट निकल गया, जो लड़कों का हो गया वो तैयारी शुरू कर दिए, तो हो सकता है अभी देखिए नीट वाले एग्जाम में सब लिमिटेड सेंटर ही कैंसिल हुआ था, पूरा कैंसिल नहीं, चूंकि पूरा एग्जाम कैंसिल करे फिर से एग्जाम ले। लेकिन अगर पहले से लीक हुआ है और इरेगुलरिटी जैसा कि और लोग बता रहे हैं कुछ क्या वो बार कोड था और क्या था नहीं था, उतना बात हमको नहीं पता। अगर कहीं से इरेगुलरिटी प्रूव हो जाएगा कि कहीं से सिस्टम डिस्टर्ब ये किया गया, वीटिएट किया गया, सिस्टम को पॉल्यूट किया गया है, क्योंकि बीच में एक मामला यह भी आया था कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर कुछ चल रहा है, अनफेयर मींस का कुछ केस चल रहा है, नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब वो अनफेयर मींस वही है जब बिहार महादलित विकास मिशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से थे, उस समय बहाली थी, उस समय का मामला था और क्वालिटी विजिलेंस में केस चल रहा है, अभी खत्म कंक्लूड भी नहीं किया है मामला वो। तो वो भी था कि उसमें वहाँ बैठे हुए अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर वो, तो कहीं लोग कह रहा है कि सीट में गड़बड़ी हुई है, सीट बेच दी गई, क्या ये एलिगेशन ये सरकार को कटघरे में रखने के लिए रखे हुए हैं लोग। अल्टीमेटली पर्पस सरकार को अपना नुमाइंदा चुनना है और सबसे अच्छा चुनना है जो अच्छा सेवा दे, इतना ही करना है। लड़कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उनके है कि अपॉर्चुनिटी के लिए जो लड़के जिन्विन लड़के हैं, जो अच्छे लड़के हैं, उनको छोड़ करके और जो कमतर लड़के उनको लिया जाए तो उनका कहीं न कहीं हक मारी होगा। और ये फंडामेंटल राइट का जो फेयर एग्जाम है वो भी एक ड्यूटी बन जाती है, बीपीएससी एग्जाम कराना कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं का लेना ड्यूटी बन जाता है। तो अब देखिए कोर्ट मामला सभी कुछ ज्यादा बोलना उस पर ठीक नहीं वो तो नहीं बोलना, लेकिन सर सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए इतना बड़ा
विद्यार्थी वर्ग है जो एग्जाम दे रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, रोजगार के लिए तैयारी कर रहा है, वो तो अभी क्वेश्चन मार्क है उसके साथ लगा हुआ। वो अभी भी संदिग्ध अवस्था में है कि क्या होगा मेरा भविष्य। आधे लोग तो ऐसी स्थिति में उस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि लड़कों के भविष्य जहाँ है, जो भी हमारे बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनका भविष्य कहीं अधर में लटकता है या सरकार के भी प्रबंधन में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। ये दोनों विषय जो है वो देखिए आजकल एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जब भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी एग्जाम, तो यह कह दिया जा रहा है क्वेश्चन लीक हो गया और ये हो गया। अभी कुछ एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी कुछ इस ढंग की बात आई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी जानकारियां आपसे मिली हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। तो हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, साथ ही धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को, खासकर जो समाज के लिए, जो आजकल के जो ट्रेंडिंग प्रश्न हैं आज की युवा के लिए, युवतियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो भी कुछ आपने बताया सर बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आगे भी सर हम आपसे इस पॉडकास्ट चैनल पे मिलते रहेंगे। आप जरूर अनुमति देंगे इसका कि हाँ आप जरूर मिलेंगे। डिजिटल से लोग बच जाए, कुछ लोगों का घर बस जाए, तो और कुछ लोग जो जहाँ तहाँ जो ट्रैफिक में जहाँ तक चक्कर में पड़ते हैं वो भी बच जाएं, तो हम अपने इस पॉडकास्ट को सफल मानेंगे। नहीं, ये पॉडकास्ट बिल्कुल सफल होगा सर, बहुत ही सफल होगा। आप आए, अनुमति दिए और आप इस पॉडकास्ट पे आ करके आपने इतनी सारी जानकारियां दी। और जो सामूहिक रूप से ऑफिस में काम में कहीं भी वर्क प्लेस है, तो महिलाएं जहाँ पर रहती है वहाँ थोड़ा सभ्य भाषा में आपस में व्यवहार करें। हाँ। तो ये समाज को संदेश, एक संदेश सर आपसे केवल एकदम विस्तृत रूप से, केवल नहीं, संक्षेप में युवा के लिए, आजकल जो समाज में युवा है उनके लिए क्या संदेश है सर आप? युवा के लिए यही बोलना चाहेंगे कि जिस काम को करिए मन लगा के करिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अप्लाई करिए, मेहनत से काम करिए, लगन से काम करिए। लगन से काम करिएगा तो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना वो ईमानदार है, एकदम आपको फल देगा ही देगा। बहुत बड़ी बात, एकदम ईमानदारी से आप काम करिए, लगन से काम करिए। शॉर्टकट दुनिया में कुछ भी नहीं है, और कोई आदमी शॉर्टकट से कहीं पहुंच भी गया तो उसको आदर्श ना मानिए। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शक, आप रूबरू हो रहे थे श्री देव प्रकाश सिंह जी, जो अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, उनसे आप रूबरू हो रहे थे। बहुत सारी जानकारियां आपको मिली सर, बहुत बहुत धन्यवाद।